हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। अब आप अपना रख सकते हैं। हाँ, 81J का बारे में तो बोलेंगे। जो इसका बारे में एक एक दो हफ्ता पहले एक बार डिस्कस हुआ था। ठक्कर साहब भी थे, गांधी सर भी थे उस टाइम हमारे हम्म। साथ। गांधी साहब का थोड़ा मतलब मैंने डिसएग्री किया था। गांधी गांधी सर का बात ये तो करेंगे। उसका बाद उसका पहले हम दो तीन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ठक्कर साहब जब जुड़ गए हैं तो ठक्कर साहब का सामने इसको उठाना हमको जरूरी समझ लगता है। एक्चुअली क्या है, अभी इंफॉर्मेशन कमीशन में चीफ को लेके तीन इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, चीफ है और दो ठो है, नया नया दो ठो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ज्वाइन हुआ है। एक है श्रीमती आनंदी रामलिंगम। इनका क्वालिफिकेशन है बीई ऑनर्स इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दूसरा नंबर है मिस्टर विनोद तिवारी। इनका क्वालिफिकेशन है प्रोफिशिएंसी इन जर्मन लैंग्वेज, बीएससी 1982 फ्रॉम लखनऊ। अच्छा, उसका बाद एमएससी इन जियोलॉजी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, पीजी इन फॉरेस्ट्री 1988। अच्छा, ये दोनों साहब अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। लगता है अगला महीना से इंटर अपॉन हीज और हार ऑफिस शुरू करेंगे। तो मेरा जो इशू है आज का कहने का मतलब जो है, ये जो इन दो इंफॉर्मेशन कमिश्नर का हाल ही में अपॉइंट हुआ है, इसका ग्रॉस वायलेशन ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ आरटीआई एक्ट। अब पूछिए क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। 12(5) में क्या लिखा है आरटीआई एक्ट में? द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media और administration and governance। इन दोनों का ये सब क्वालिफिकेशन है ये नहीं, एक इंजीनियर है और एक प्रोफेसर के लिए ठीक है, अलग बात है। लेकिन कमिश्नर होने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन जरूरत है आरटीआई एक्ट में लिखा है, इन लोग का नहीं है। एक्सपीरियंस इन लॉ दोनों में से किसी का ही नहीं है, कोई भी लीगल बैकग्राउंड नहीं है। उसका बाद ऐसा कोई एमिनेंट पर्सन दोनों है नहीं जो हम लोग सब कुछ जानते हैं, इनका नाम सुना है, बहुत अच्छा अच्छा काम किया, बहुत इनका एक्सपीरियंस है सोशल लाइफ में, ऐसा भी कुछ नहीं है। मामूली सा क्वालिफिकेशन है, इंजीनियर है मैडम, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। और दूसरा मिस्टर तिवारी जो है प्रोफेसर के लिए सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है, कमिश्नर के लिए नहीं है। मेरा ये कहना है। दूसरी बात है, एक तो बात मैंने यहाँ बताना चाहता हूँ सबको, पार्टिसिपेंट को भी ये जानना चाहिए। सेक्शन 7(1) में एक वर्ड है प्रोवाइड, इसको लेकर अक्सर मतलब कंट्रोवर्सी पैदा होता है। मतलब पीआईओ को जवाब देना है 1 महीना के अंदर। तो सबको ये एक्सप्लेनेशन देता है जो प्रोवाइड का मतलब है वो अगर जवाब दे दिया, मतलब पोस्ट कर दिया, उसका दायित्व तो खत्म हो गया। वो आपका पास 10 दिन बाद पहुंचेगा, 1 महीना बाद पहुंचेगा, ये उसका जिम्मेदारी नहीं है। वो देखना होगा वो 30 दिन के अंदर जवाब दस्तखत किया कि नहीं किया। यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्शन है इसीलिए प्रोवाइड जो वर्ड है यहाँ, जो 7(1) में लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। Subject to the proviso of subsection 2 of section 5 or the proviso of subsection 3 of section 6, the central information officers or state public information officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6, shall as expeditiously as possible and in any case within 30 days of the receipt of the request, either provide this word, either provide the information on payment of such fee as may be received, as may be prescribed, on reject a request for any of the reasons specified in section 8 and 9। तो जो प्रोवाइड सो है वो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में अलग बात है। ये जो प्रोवाइड वर्ड यूज किया है, इसका एक्चुअली एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसका मीनिंग है गिव, हैंड ओवर और कंट्रीब्यूट। लीगल डिक्शनरी में इसका मीनिंग है मेक अवेलेबल फॉर यूज और सप्लाई। मतलब टू सप्लाई और मेक अवेलेबल समथिंग नीडेड और वांटेड। मतलब मैं जो चीज मांग रहा हूँ पीआईओ से, पीआईओ को ये भी ध्यान रखना चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमको 30 दिन के अंदर पहुंचना है। आप तुम पोस्ट करके भेजोगे या मैसेंजर से भेजोगे, ये हमको देखने का नहीं है। हम तो बोला नहीं तुम पोस्ट करके भेजो, तुम मैसेंजर से भेजो। अगर पोस्ट करके ही तुमको भेजना है, वही हिसाब से तुमको करना है कि भाई इसको 30 दिन के अंदर पहुंच जाए, डिलीवरी हो जाए। मतलब डिलीवरी मतलब उनका घर तक पहुंच जाए, उनका जो पोस्ट ऑफिस है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है जो एड्रेस ही घर में नहीं है, ताला लॉक है, पोस्टमैन लिख दिया,
वो अलग बात है, उसका जिम्मेदारी पीआईओ का नहीं है। लेकिन पीआईओ को ये देखना है, ये प्रोवाइड का मीनिंग है 30 दिन का अंदर इंफॉर्मेशन सीकर का पास उनका जवाब पहुंचना चाहिए। तुम मैसेंजर दे के भेजो, स्पीड पोस्ट करके भेजो, रजिस्टर्ड पोस्ट करके भेजो, कुरियर में भेजो, जो मर्जी करके भेजो, लेकिन पहुंचना चाहिए। ये प्रोवाइड का वर्ड का मीनिंग लेके बहुत सा मतलब बहुत आगे मीटिंग में बहुत सा मतलब ये हुआ, हम लोग का डिस्कस हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग एक जगह पहुंच नहीं सकते थे। तो इसको ये वाला एक्सप्लेनेशन हम एक जगह अप्लाई किया, कम हुआ है, इसीलिए सबका जानकारी के लिए मैं ये आपको बताया। आप आए हम लोग सेक्शन 81J में। सेक्शन 81J का बारे में तो हम लोग चर्चा किए हैं। मेरा हिसाब से सेक्शन 81J का खाली 6 गो वर्ड चेंज हुआ है। सेक्शन 81J जिंदा उसका जो प्रोवाइसो है, जिसको लेके हम लोग का आज टॉपिक है डिस्कशन का, ये अभी तक स्टिल इन फोर्स एंड वी हैव टू यूज इट। हाल ही में मैं एक आरटीआई एप्लीकेशन किया था, उसमें हमको डिनाई किया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल के डिनाई किया था। तो हमने प्रोवाइसो से पूछा था कि आप हमको डिनाई कर रहे, ठीक है, तो आप क्या पार्लियामेंट को भी डिनाई कर दोगे? असेंबली को, असेंबली अगर मांगेगा, स्पीकर मांगेगा, तो आप डिनाई कर दोगे? बोले नहीं, उसका अलग बात है। हम कैसे अलग बात है, समझा दो हमको थोड़ा, अलग कैसे है? तो कानून का किताब में लिखा है which cannot be denied to the parliament or state assembly cannot be denied to the information seeker। तो बोला डीपीडीपी, वो ऐसा बोला डीपीडीपी एक्ट में चेंज हुआ है। बोलो कहाँ, कौन डीपीडीपी एक्ट में कितना सेक्शन में चेंज हुआ है, पूछा था हमको, वो हमको बोला था, सेक्शन बताया था 44(3) में। हम ठीक दोबारा पढ़ो, ठीक से ढंग से पढ़ो, एक एक वर्ड करके पढ़ो, कहाँ लिखा है प्रोवाइसो कैंसिल कर दिया, रिपील कर दिया, रिवोक कर दिया। तुमने ये तो नहीं लिखा था, तुमको कैसे पता चला? तुम इंटरप्रिटेशन अपना मन मुताबिक करोगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोई हाई कोर्ट बोला, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ ऑर्डर है जो प्रोवाइसो ऑफ सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई एक्ट हैज बीन रिपील्ड फ्रॉम टुडे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा हिसाब से सेक्शन 81J का प्रोवाइसो जो है, इट इज स्टिल इन फोर्स एंड वी मस्ट अप्लाई दिस एक्ट व्हेनेवर नेसेसरी। काहे के लिए डीपीडीपी एक्ट में कहीं भी लिखा नहीं है जो सेक्शन 81J का प्रोवाइसो को रिपील कर दिया है। तो ये बात मैंने पिछला सप्ताह ना उसका आगे सप्ताह में जब डिस्कशन हुआ था, ठक्कर साहब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, गांधी साहब भी थे, तो ठक्कर साहब हमारा ये स्टैंड को सपोर्ट किए थे। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, लेकिन आई एम सॉरी, इक्वली सॉरी, गांधी साहब हमारा स्टैंड को सपोर्ट नहीं किए। तो उनका अपना ओपिनियन है, उनका ओपिनियन सेक्शन 81J पूरा ही खत्म हो गया। हमको ऐसा नहीं लगता है, मैं डिसएग्री करता हूँ, सॉरी, गांधी साहब का ये ओपिनियन हम डिसएग्री करता हूँ। तो ठीक है, मोटा मोटी जी। अभी थोड़ा है ठीक है आगे। आशीष नारायण जी। जी, नहीं सही है। गांधी जी का कहना ये था, शैलेश सर का ये कहना है कि भाई 81J के साथ छेड़खानी कर दी, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिनाई करने के लिए पूरा वही कर दिया। तो उनका ये था कि फिर प्रोविजन का क्या मतलब है, कि 81J का क्या मतलब है, कि कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा। वो हमें लगता है कि एक जो उनके अंदर वो टीस थी उस बात को लेकर के, वो बात उन्होंने रखी है कि ठीक है, आज मान लो नहीं किया है तो अगले 5 साल 10 साल में फिर कोई यदि मामला कोर्ट में जाता है तो उसको अमेंड कर दिया जाएगा, तो ये प्रोविजो भी हो सकता है हट जाए। तो मतलब कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि भाई जो एक्ट हमने इतना मेहनत करके पास किया तो उसके साथ छेड़खानी करने की जरूरत क्या है। मतलब कुल मिलाकर का उनका ये है। वो एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के नहीं है कि प्रोविजो को हटाया कि नहीं हटाया, है ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पर तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मॉडिफाई कर दी हैं, और उसमें ये है कि पर्सनल इतना ब्रॉड डेफिनेशन उसको दे दिया है, मतलब डीपीडीपी एक्ट में, कि बहुत सारी संस्थाएं, स्टेट्स, ये सब चीजें जो भी है उसमें आपने देखा है, पहले भी डिस्कशन हो चुका है। तो यदि पर्सन के तौर पे, पर्सनल के तौर पे हो जाता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो उनका ये कहना था कि अभी इसको कंसेक्वेंसेस हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में जिस तरह से डाटा बोर्ड वगैरह ये सब गठन हो जाएगा और ये कुछ इनकी नियमावली, सर्कुलर और ये सब जारी हो जाएंगे, तो इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखने के लिए है। तो ये फिलहाल तो ठीक है कि तो हम ठक्कर साहब का थोड़ा अटेंशन मांग रहा हूँ। जी ठक्कर साहब, ये दिल्ली हाई कोर्ट का, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक तो केस में यूपीएससी वर्सेस आरकेजे 2012-82 ELT 161 दिल्ली पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पेशल सेक्शन 81J के बारे में बोला था।
तो हम थोड़ा सा कोट कर देते हैं सर, उसका बाद आपका थोड़ा ओपिनियन मांगूंगा आपसे। इसमें बोला गया है, आई कोट, the term personal information under section 81J does not mean information relating to the information seeker or the public authority, but about a third party. The section exempts from disclosure personal information, including that which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. If one were to seek information about himself, the question of invasion of his own privacy would not arise. It would only arise where the information sought relates to a third party. Consequently, the exemption under section 81J is as regards third party personal information only. Paragraph number 20. Further, the personal information cannot be that of a public authority. No public authority can claim that any information held by it is personal to it. There is nothing personal about any information held by a public authority in relation to itself. The expression personal information used in section 81J means information personal to any person that the public authority may hold. For instance, a public authority may, in connection with its functioning, require any other person to provide information which may be personal to that person. It is that information pertaining to that other person which the public authority may refuse to disclose. If the information sought satisfies the condition set out in clause J of section 81 of this act, that is, if such information has no relationship to any public activity of the person who provided the information, or who is the source of the information, or to whom that information pertains, or to public interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, unless larger public interest justifies disclosure. The use of the words invasion of the privacy of the individual instead of an individual shows that the legislative intent was to connect the expression personal information with the word individual. Conclude. तो सर मेरा जो जानने का है, जो ये जो ऑनरेबल दिल्ली हाई, ये ऑर्डर और बड़ा है, बहुत सा पैराग्राफ है, उतना पढ़ना का संभव नहीं है अभी। इसका साथ और भी दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट है, विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 160/2009 DLT 631। तो मैं जो चीज जानना चाहता हूँ, तो इसका साथ तो डीपीटीपी एक्ट में जो किया है, उस सेक्शन 44(3) में जो लिखा गया है, उसके साथ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा, मतलब हमको जितना समझ में आया है सर। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, प्लीज। पहले मैं आपका जो सेक्शन 7 है उसके बारे में बताता हूँ। जो प्रोवाइड शब्द है, प्रोवाइड का अर्थ केवल पोस्ट कर दिया तो जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये मेरा पक्का मानना है। क्योंकि आप देखिए, डाक विभाग का काम पीआईओ नहीं कर सकता। अब उसके घर तक ले जाके पहुंचाने की, रिसीव कराने की, एक्नॉलेजमेंट कराने की, डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी पीआईओ की नहीं हो सकती। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट कब माना गया है। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट के दो डेफिनेशन है, एज रिस्पेक्ट द सेंडर और एज रिस्पेक्ट द रिसीवर। सेंडर के लिए कंप्लीट कब माना जाएगा, रिसीवर के लिए कंप्लीट कब माना जाएगा। सेंडर के लिए कंप्लीट तब होता है when it is out of control of that person, कि उसने डाक के डब्बे में डाल दिया तो उसके कंट्रोल से निकल गई वो चीज। अब आप सोचो कि वो लेटर के अंदर घुस के लेटर बॉक्स में पोस्टमैन का मॉनिटरिंग करके वो इंश्योर करेगा कि 7 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर डिलीवर हो जाए, ये काम पीआईओ का नहीं हो सकता, ना ये जिम्मेदारी उसकी फिक्स की जा सकती। तो हमको 4 चीजें समझनी पड़ेंगी कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में। रिसिप्ट, डिलीवरी, एक्नॉलेजमेंट और रिस्पॉन्स, ये चारों में क्या फर्क होता है। रिसिप्ट का मतलब कागज का वो टुकड़ा है जो डाक विभाग का कर्मचारी आपको देता है कि आप यू हैव पोस्टेड द लेटर। तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट की जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहुंच गया है, वो डिलीवर हुआ या नहीं होता है। डिलीवरी का मतलब है कि वो डिलीवर हो गया, लेकिन सेंडर को नहीं मालूम कि उसको रिसीवर को मिल गया है। फिर जब एक्नॉलेजमेंट आती है, इसलिए प्रोविजन है रजिस्टर्ड एडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि रिसीवर को पता चल गया है कि सेंडर को लेटर मिल गया है। लेटर मिल जाने का मतलब ये नहीं कि उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है।
फिर उसका जब रिस्पॉन्स आता है या रिप्लाई आता है, वो रिस्पॉन्स में ये कि उसके जो कंटेंट्स है अंदर का कागज जो है उसमें जो लिखा है उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट है, डिनायल होता है या जो भी रिप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज द से रिस्पॉन्स। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पीआईओ की जिम्मेदारी वहीं तक है व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, व्हेन इट इज बियॉन्ड कंट्रोल। तो जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो डेफिनेशन हमको माननी पड़ेगी। हम ये नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि प्रोवाइड का मतलब है कि उसके घर जाके 30 दिन के अंदर पहुंचाना, अदरवाइज डाक विभाग का भी काम पीआईओ को करना पड़ेगा, जो उसका अधिकार नहीं होता है, ना उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी होती है। तो उसने बस डिब्बे में डाल दिया, वहां उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब वो शाल प्रोवाइड का अर्थ जो है वो ऐसा नहीं लिखा है कि शाल इंश्योर दैट इट इज रिसीव्ड विद इन 30 डेज, अदरवाइज लेजिस्लेचर ऐसा भी लिख सकता था। तो ये जो 30 दिन के अंदर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो पीआईओ की नहीं हो सकती। ये तो सेक्शन 7 का हुआ। सेक्शन 8 में जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट की आपने पैरा 19 और पैरा 20 बताया, तो इसमें दो अलग अलग बातें हैं। पहला ये कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में क्या फर्क होता है। तो फर्स्ट पार्टी अप्लीकेंट है, और ये जो एसीआर वगैरह के जो जजमेंट्स है उसमें भी ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति जब अपनी स्वयं की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मांगता है तो वो थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं उसकी है तो वो फर्स्ट पार्टी की है। 20वें पैरा में जो डिफरेंस किया गया है वो है सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। तो सेकंड पार्टी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है, जो एक विभाग है। थर्ड पर्सन वो है कि किसी भी कारण से कि कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो या किसी और वजह से उनके पास किसी दूसरे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी हो सकती है जो 81D में है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है जैसे कि उसका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके लिए वो सर्टिफिकेट ले रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस का या कुछ भी। अब आप बोलोगे उसका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है ये भी इंफॉर्मेशन दी जाए तो कोई मतलब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उसका बच्चे को ही कोई किडनैप कर ले। तो क्या सूचना देना है नहीं देना है ये डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पीआईओ को डिसाइड करना पड़ता है कि वो डी, ई में या जे में आता है क्या। और दूसरी बात, जो अभी संशोधन हो गया है उसके बाद जो पुराने जो जजमेंट है इसमें बहुत सारे जजमेंट जो है वो इररिलेवेंट से हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो टेस्ट थी वो थी प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अब ये होगा कि वो इंफॉर्मेशन पर्सनल है या पर्सनल नहीं है। तो ये आर्गुमेंट्स अब इस आधार पर होंगी कि जो इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल है या नहीं है। तो इसमें जो 18 अलग अलग जजमेंट्स है, इस पे CHRI जो है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इनके वेंकटेश नायक जी ने इसमें 16 जजमेंट्स का एक एनालिसिस किया है। 2013 का उनका एक ये रिसर्च स्टडी है जो RTI फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है। तो उस पर आधारित मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। तो उसमें आज तो मुझे लगता है कि दिवाली की वजह से काफी लोग बिजी भी और पार्टिसिपेंट्स भी कम है, फिर भी उसमें के 6-7 जजमेंट मैं डिस्कस कर सकता हूँ डिटेल में कि बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट और अलग अलग हाईकोर्ट के इंटरप्रिटेशन 81J का जो प्रोवाइजो है उसके बारे में क्या है। धन्यवाद। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रोवाइड का अर्थ पता चल गया होगा आपको 7(1) का। प्रोवाइड का मतलब है कि व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ एक्शन सच दैट इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ द सेंडर। तो वो दो अलग अलग डेफिनेशन होती है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंडर अलग होता है, विथ रिस्पेक्ट टू रिसीवर अलग होता है। तो वो यदि हम देख लेंगे तो एक ही 30 दिन में रिप्लाई देना केवल अभिप्रेत है, उसको उसके घर तक पहुंचा कर देना ये जिम्मेदारी पीआईओ की नहीं हो सकती, और ना ही ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि डाक विभाग के कोई पावर उसको नहीं होते। बीरेन जी हमारे बीच में शैलेश सर भी जुड़ चुके हैं, तो हम सभी शैलेश सर का स्वागत करें। सर सादर। हाँ जी। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र से हाँ कि जब प्रोवाइजो की बात करें तो ये कहें कि अगर 81J को अकेले को नहीं लागू होता है तो पूरे 81 को लागू होता है। हाँ, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स है अलग अलग हाईकोर्ट के, तो नहीं, इसमें इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सर। अरे वो एक्ट में लिखा है भाई, वो डिसअपियर नहीं हो जाता है, डिसअपियरिंग से नहीं लिखा था। नहीं, तो इसी के बारे में the 18 two जजमेंट है, arguments तो can कुछ be 6-7 जजमेंट में। one argument can be it applies only to 81J. The other argument would be it applies to entire 81. These are the only two arguments that are possible. अगर third argument possible हो तो जरूर बताइए। हाँ नहीं, ये दो आर्गुमेंट्स है और इसी दो आर्गुमेंट्स को लेकर अलग अलग जजमेंट्स है, जिसमें कि 6-7 जजमेंट में डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। इन दोनों केस में 81J को तो लागू होगा ही ना।
दोनों नहीं, आर्गुमेंट्स लिए कुछ कोई हाईकोर्ट्स भी का ये लिया कुछ जो भी हाईकोर्ट्स का argument। ये सर कुछ हाईकोर्ट्स का ये मानना है कि 8(1) का प्रोवाइजो है, मतलब इट अप्लाइज टू ऑल द 10 क्लॉजेस, और कुछ हाईकोर्ट का ये मानना ठीक है ठीक है ठीक है, है कि इट अप्लाइज ओनली टू क्लॉज जे। नहीं मान लिया, मगर 8(1) को तो लागू दोनों केस में होगा, दोनों आर्गुमेंट ने 8(1) जे तो दोनों में हो। 8(1) ये प्रोवाइसो जो है वो 8(1) को तो लागू होगा ही होगा। हाँ, मेन क्लॉज तो 8(1) जे है ही। बस तो वहीं से आप कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई सेंसिबल जजमेंट हो तो बताइए कि जिसके से वो टैली होता है। सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स है 18 अलग अलग, जिसमें से कुछ जजमेंट्स का एनालिसिस की एक स्टडी है मेरे पास, तो उस पर एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, और सुप्रीम तो उसमें कोर्ट मैं केस वाइज अलग अलग डिस्कस कर सकता हूँ। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट इज साइलेंट अबाउट दिस। सुप्रीम कोर्ट इज साइलेंट अबाउट दिस प्रोवाइजो टू 8(1) जे और 8(1). उनको पढ़ने में ही नहीं सुप्रीम आता कोर्ट है ने इस 8(1) प्रोवाइजो का को, प्रोवाइसो, ये प्रोवाइसो पढ़ने में ही नहीं आया उनको हाँ 8(1) यस, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी, वो सुप्रीम बहुत कोर्ट सही है। ने हाँ, ये किसी भी कानून जजमेंट में कोट नहीं आया है करते हुए सुप्रीम कोर्ट के। जो प्रोवाइसो हम कह रहे हैं 8(1) का, ये 8(1) का, उसको भूल ही गए, उसको उनको पढ़ने में ही नहीं आया। हाँ जी, हाउ कैन सच ए थिंग बी देयर। हाँ जी, हाँ ये जी। देश की सुप्रीम कोर्ट, और उसको हम स्टडी करें, उस पर हम उसको कोई भी इंपॉर्टेंस दें। नहीं, अभी उसका स्टडी केवल हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट से उसी के आधार पर किया जा सकता है, जो वेंकटेश सुप्रीम नायक जी ने कोर्ट, किया भी है। फिर देखिए वीरेंद्र जी, आप भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तभी देखता है जब मैटर उसके पास आता है। अभी तक वो मैटर सुप्रीम कोर्ट लेवल तक गया ही नहीं है, जिस अजी प्रोवाइजो गया को है, कंटेंट किया गया हो। अजी गया है, मैं एसएलपी में लेके गया था, दे रिफ्यूज टू डिस्कस दिस। मैं लेके गया हूँ, मेरी एसएलपी थी, अच्छा अच्छा, ओके। और उन्होंने मेरा जो काउंसिल थे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे मुंबई के। ये कौन से ईयर में किया था सर ये आपने? 2014 या 15 की बात रही होगी, अभी एकदम मैं देख के बता नहीं 2014 या पाऊंगा। 15, ओके ओके। अच्छा अच्छा, 2014 या 15, नहीं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मैं देख लूंगा, सर्च कर लूंगा, दैट इज इनफ। मैं आपको भेज भी दूंगा, वो मिलेगा तो। वो हाँ, बड़े साइटेशन उसका, वहां हाँ जी। पे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ कि जैसे मेरे खड़े हुए, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू डिसमिस इट। उसने कहा मेरी बात तो सुनो, बोला नहीं वी आर गोइंग टू डिसमिस इट, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। नहीं, तब भी उनको ये लगा कि अगर डायरी एसएलपी किसी नंबर का होता है, बेनिफिट, डिसमिस एज विड्रॉन भी, डिसमिस एज विड्रॉन का ऑर्डर भी होता है। नहीं नहीं, डिसमिस एज विड्रॉन नाम का ऑर्डर होता है एक। अच्छा मुझे ये पता नहीं है, बट ये विड्रॉ हुआ था। हाँ, होता है, ऑर्डर पोस्ट होता है कि द पिटिशनर, हाँ, पिटिशन वाज डिसमिस्ड एज विड्रॉन, इस तरह का ऑर्डर होता है। एक लाइन का ही हो सकता है, लेकिन वो ऑर्डर होता जरूर है वेबसाइट पर। सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे जो होता है कि लिमिटेशन वगैरह ग्राउंड है, तो उसमें फिर ऑर्डर नहीं होता है, उसमें केवल डायरी नंबर होता है, उसमें एसएलपी को नंबर भी नहीं दिया जाता है, और वो सिर्फ वेबसाइट पर नहीं, पब्लिश होता है डायरी नंबर, तो इट इज वो नॉन जो बाय मेरे डायरी काउंसिल नंबर, थे उसमें केस उन्होंने ये नंबर नहीं कहा दिया कि जाता। मैंने विड्रॉ किया ताकि फिर कभी इस बारे में कुछ चर्चा हो सके। अगर विड्रॉ नहीं करता, डिसमिस कर देती, तो फिर ये वापस उठा ही नहीं सकते। हाँ यस, फिर यस यस, फिर वो मतलब वो ऑन मेरिट्स, यस यस, तो इसलिए जो डिसमिस एज विड्रॉन है, ये एक टेक्निकल राउंड पे होता है, इट इज नॉट ऑन मेरिट्स, वो गुण दोष के आधार पर ये नहीं माना जाता। अदरवाइज वो डिसमिस यदि कर देते, विड्रॉ ना करते, तो फिर वो मेरिट पर डिसमिस माना जाता, और बाद में सब्सिक्वेंटली फिर चैलेंज करना है तो फिर वो बड़ी बेंच बैठानी पड़ती है उसमें। खैर, सही बात है। ठीक है सर, और भी कोई क्वेश्चन? आशीष नारायण जी, और कुछ आपकी बात रखनी है? शैलेश सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, और हमारे दूसरे नहीं साथी सर, भी। हाँ वो ठक्कर साहब प्रेजेंटेशन दिखाएंगे बोल रहे थे, हाँ जी, इसीलिए वेंकटेश नायक की जो स्टडी है उस पर मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हाँ तो थोड़ा ठीक है, केस नंबर बताइएगा सर। आप प्रेजेंट करिए, लेकिन हाँ, केस नंबर भी है, साइटेशन भी है। हाँ हाँ वीरेंद्र जी, थोड़ा थोड़ा सा ये देखिएगा कि टाइम का लिमिट का थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी, कंसर्न मैं करो, पूरे ताकि लोग जुड़े 18 नहीं, रहें मैं सारे। केवल 6-7 ही, क्योंकि आज दिवाली है, मुझे पता है, यस यस। हाँ जी जी हाँ जी, हाँ जी, मैं केवल 6-7 केस ही डिस्कस करना चाहता हूँ उसमें, पूरे 18 नहीं, जी जी। क्योंकि वो तो बहुत बड़ी एग्जॉस्टिव
और बीच स्टडी है उनकी और 2013 की। हाँ, और बीच में मैं शैलेश सर को इनवाइट करूंगा, यदि कोई कमेंट सर आपको बीच में रखना है तो प्लीज आप इंटरप्ट करके और आप अपनी बात और प्लीज। वीरेंद्र जी, मेरा ये कहना है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें तब तो ठीक है, और हाई कोर्ट के जजमेंट्स विपरीत जजमेंट्स है, उसको डिस्कस करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, एकेडमिक में मतलब नहीं निकलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास केस लॉ नहीं है अभी, हमारे पास इसका सुप्रीम केस कोर्ट लॉ ने नहीं है फिलहाल। 81 एक तो मानेंगे आपने 81J के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 4-5 जजमेंट्स दिए हैं जिसमें हाँ नहीं, मना 81J के किया तो है। है, लेकिन आज स्पेसिफिक हम प्रोवाइजो की बात कर रहे हैं कि द अरे वो इंफॉर्मेशन दैट शैल नॉट बी प्रोवाइजो डिनाइड टू कैसे, पार्लियामेंट। अरे वो प्रोवाइजो ऑब्वियसली किसी भी लॉयर ने आर्ग्यू किया होगा, एनी लॉयर वर्थ हिज नेम would have argued the proviso also. हाई And हाई how कोर्ट can we में, say हाई कि, कोर्ट में तो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ही के नहीं तो किया, 18 जजमेंट्स है, नहीं 16। नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाँ, ने सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ही कोर्ट नहीं नहीं की। किया। आप एक हाँ चीज हाँ जी, हाँ समझिए, जी, दिस इज हाँ जी, हाँ रैंक जी। डिसऑनेस्टी। ये देश पे बहुत ही बड़ी डिसऑनेस्टी है कि आप कानून को कोर्ट भी ना करें, हम्म, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कानून को हम्म, कोर्ट ही ना करे। अगर वो 81 पूरे को लागू होता है तो 81 पूरे को लागू होता है, 81J को लागू होता है तो 81J को लागू होता है। मगर इन आइदर हम्म, केस जब भी 81J डिस्कस हो तब वो कानून कोर्ट तो किया जाए कि भाई कानून में ये लिखा है और इसको हम इस तरह से देखते हैं, हम्म, कानून को हाँ कोर्ट जी, ही नहीं करें। हम्म। इज दिस जजमेंट विच डिजर्व्स टू बी डिस्कस्ड? नहीं, नहीं, कोर्ट पूरा करना चाहिए, ये बात तो मैं मानता हूँ, कोर्ट पूरा करना चाहिए जैसा पार्लियामेंट ने के एक्ट नहीं, में लिखा हुआ है, और वीरेंद्र जी अगर कोर्ट नहीं किया जो जो तो गैजेट में हम छपा है। आरटीआई हाँ यूजर्स हाँ जी। उसको हम इम्पोर्टेंस दें कि भाई अरे कोर्ट्स ये कहती है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। इट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस एक्सरसाइज। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट, हाँ, लेकिन हाई कोर्ट में अलग अलग अरे 18 जजमेंट है इस टाइप के। मैं वही वापस दोहरा रहा हूँ, आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ देश की सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये मेंशन ही नहीं किया तो इज दिस वर्थ डिस्कसिंग, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज एंड से कि ये गलत है, इसको नहीं, हमारे डिस्कस पास तो करने की सर, बात ही कहाँ आती है? जब एक्ट पास हुआ हम 2005 उसको से, लेजिटिमाइज कर, वीरेंद्र जी प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर हमारे पास सर लेजिटिमाइजिंग इट। 2006 में तो बिल्कुल, हमने 2006 में तो बिल्कुल ही, 2006 में तो बिल्कुल ही केस लॉ नहीं था, तभी हम आरटीआई एक्ट का पालन करते थे, जब तो हमको इतना केस लॉ और इतना कुछ भी नहीं था, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नहीं, जजमेंट नहीं थे, तब से हम एक्ट मेरा का कहने का पालन करते आ मतलब ये रहे है हैं तो। कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ही नहीं करता है, हाई हम्म, कोर्ट कोर्ट करती है नहीं करती है, तो आर दीज जजमेंट्स डू दीज डिजर्व आवर अटेंशन, और शुड वी एज एज वन पर, से कि ये गलत जजमेंट्स है, ये कानून के हिसाब से खिलाफ नहीं नहीं, है, एज पर प्रेसिडेंस तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता के है, एज पर प्रेसिडेंस तो ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है तब हाई कोर्ट के जजमेंट माने जाते हैं, जब हाई कोर्ट का नहीं है तो सूचना आयोग के माने जाते हैं। तो ये जो नहीं, केस लॉ है उसमें जो ऑर्डर सुप्रीम ऑफ कोर्ट ने प्रेसिडेंस ये है वो फॉलो होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोवाइजो कोर्ट ही नहीं किया, उसके बाद हम कहेंगे हम हाई कोर्ट, फिर बहस कहाँ जाएगी? ये बहस का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट ने ये लीगली कहा, उसका यही अर्थ, लीगली उसका यही अर्थ होता है कि दे हैव नॉट इंटरप्रिटेड इट, खैर देखिए, आप मेरे हिसाब उन्होंने से उसका तो इंटरप्रिटेशन किया ही नहीं है। 81J के इशू को कोर्ट्स की जजमेंट से लेना ही गलत है। इट हैज टू बी लुक्ड एट विदाउट सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के तो जजमेंट। मेनली सुप्रीम कोर्ट के तो वो मेनली जजमेंट्स आज 2010 के बाद आना शुरू हुआ, तो पहले 5 साल तक तो आरटीआई एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का कोई 5 साल तक कोई जजमेंट था ही नहीं, ये नहीं नहीं, पहले 5 साल नहीं था, 2010 के बाद केस लॉ की उसी शुरुआत हुई है। हम 2023 में बात कर रहे हैं ना इसकी, हाँ यस। इसको आप मेरे हिसाब से आरटीआई वाले लेजिटिमाइज कर रहे हैं, इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि अरे भाई ये कोर्ट की जजमेंट देखनी चाहिए। 81J पे माय सिंपल सबमिशन इज दीज आर पर इंक्यूरियम जजमेंट्स, कानून ही नहीं देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको हम डिस्कस करें मतलब हम इसको लेजिटिमाइज करें कि हाँ भाई इसको तो डिस्कस करने लायक है। नहीं सर, एक वो चीज तो यहाँ जो पे और भी है। पिटिशनर से जिसने जो सर, आर्गुमेंट रेज किए हैं उसी के आधार पर शैलेश सुप्रीम सर, कोर्ट जजमेंट देता है। शैलेश सर, एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजो को, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंटायरिटी में इसको डिस्कस नहीं किया है जब भी मामले आए हैं 81J से संबंधित, और फिर सवाल ये उठता है कि सूचना आयोग के जो आदेश होते हैं, जैसे इस तरह के जब मामले आते हैं सूचना आयोग के आदेश होते हैं, तो सूचना आयोग जो है, सूचना आयुक्त तो स्वयं भी वो इन्हीं हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हैं ज्यादातर, और इन्हीं का हवाला देते हुए अपने डिसीजन वो देते हैं। मतलब यदि इसके अगेंस्ट में हुआ है आरटीआई एक्ट में तो वो दे देंगे जब उनको डिनाई करना होगा, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको इंफॉर्मेशन देनी है या इस तरह से दिलवानी है तो पॉजिटिव वाले ऑर्डर वो दे देते हैं।
तो अभी तो अपना वही चल रहा है ना कि हाई कोर्ट का ही चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हाँ निश्चित जी, तौर संविधान में तो यही व्यवस्था है कि हर एक सूचना आयोग को अपने अपने हाई कोर्ट के जजमेंट बाइंडिंग है। संविधान की हाँ व्यवस्था यही है कि जो हर एक सूचना आयोग को अपने अपने हाई कोर्ट के जजमेंट मानना ही है। ठीक है। आपका मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को मानना या डिस्कस करना ये कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन है। नहीं सर, आपका बिल्कुल कहना सही है और हम इससे एग्री करते हैं। एज आपके विचार के और तौर पे इसको हम बिल्कुल और यही कम इंडोर्स नसीबी करते हैं, रही है लेकिन इसकी कि कोर्ट्स ने हाँ एब्सोल्यूट पर इंक्यूरियम जजमेंट दिए हैं, और लॉयर्स खास करके उन्होंने ये खुल के नहीं कहा है कि ये पर इंक्यूरियम जजमेंट्स है। तो फिर हाँ। वही बहस चलती है हाई कोर्ट के जजमेंट्स की, गिरीश देश पांडे के जजमेंट की, यही बहस चल रही है। अब दिक्कत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो अभी क्या नहीं नहीं, करेंगे। अरे अरे शिवानंद जी, अगर जनता आवाज उठाए, सब चर्चा में ये हो कि ये पर इंक्यूरियम है, ये कानून के हिसाब से संदिग्ध नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक नहीं है, फिर तो कुछ चेंज की पॉसिबिलिटी है। हाँ मगर ये हम ही जब इसको रिस्पेक्ट दें हाई कोर्ट के जजमेंट्स को, और कहें भाई अलग अलग जजमेंट्स है, ये एकेडमिक अभी हम चलिए लेक्चर बना देंगे, अगला डिस्कशन कर लेंगे। अगले अगले जो कुछ कार्यक्रम है उस पे अपन चर्चा करते हैं, और इसको इसी तरह से टॉपिक ही रख लेते हैं कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आरटीआई एक्ट के अगेंस्ट है, इस तरह से गिरीश रामचंद्र देश पांडे वाला हो गया, और एक दो जो भी हो गए इस तरह से, उनको अपन इस तरह से डिस्कशन का एक वो बना लेते हैं, और एक ऐसा अपन डिस्कशन इसमें पैनल वो करते हैं जो इनकी जो कमियां हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा हो। ये ज्यादा अच्छा रहेगा हमें लगता है। तो ठीक है। सर सर लेकिन गांधी सर गिरीश देशपांडे का जो जजमेंट था उसको अगेंस्ट में रिव्यू पिटिशन तो कोई सुप्रीम कोर्ट तो आज तक दाखिल नहीं हुआ है। अरे आशीष जी, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। मैं गया था इसके चैलेंज करते हुए, और मैंने कोर्ट में ये रखा था मामला हमारे प्लीडिंग्स में कि भाई ये प्रोवाइजो और ये सब लेके हाँ ऐसे हाँ, वो पूरा हम समझ आर्गुमेंट गया था। सर, वो हम समझ अरे गया, हम समझ गया। वो तो वो जैसे खड़े हो गए तो बोलते गिरीश देश पांडे हाँ डिसमिस। हाँ, डिसमिस। अभी तो डिसमिस कर देंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं हम जो और कहना और चाह और रहे और और, डिसमिस और नहीं किया, लॉयर्स वो विड्रॉ फ्रेटर्निटी हुआ है। और आप सॉरी अभी बोले उसको विड्रॉ हुआ है, आप विड्रॉ आशीष कर जी, लिए हैं। आशीष हाँ जी, लॉयर्स फ्रेटर्निटी ने भी ये नहीं कहा है कि ये पर इंक्यूरियम है। मेरे जैसे लोग बोलते हैं शैलेश गांधी को तो क्या कानून मालूम नहीं है। लॉयर्स जो बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, वो सही है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नहीं, वो उसका बाद भी सर हम लोग को, हमारा कहने का मतलब है, आपका जो बात है हम समझ गया, लेकिन हमारा जो कहने का मतलब है इसका बाद भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट को जाके खटखटाना है, ये साहब आप देखो ये जो गलत गलत पहले जो जजमेंट है इसको रिव्यू आप करना जरूरी है। आशीष जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वो लंबा सा एक 200 पेज का जजमेंट ठोक देंगे, जिसको जो ऐसा कत्ल कर देगा कि फिर आप बोल ही नहीं सकते हो। अच्छा, तो आपका आपका ओपिनियन में अभी अभी आंदोलन शुरू करना है, सीधा रास्ता खोला है सामने, चिल्लाओ, दिल्ली में जंतर मंतर में बैठो और एकदम पूरा बैठो जोर नहीं, से चिल्लाओ। हर तो चर्चा कहा में। किसी को तो देखता नहीं है, कोई भी नहीं, जो जो था 2005 में जब ये कानून आप लोग लाए थे उसका पहले जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन का कोई भी साहब को दिखाई नहीं देता है, कोई अब भी वो साहब को दिखता नहीं है। तो कहा क्या हम सुनिए, लोग क्या करें, हम लोग को तो लीडर चाहिए, बिना लीडर का तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से अगर हम लोग ये डिसीशंस गलत हैं, ये डिसीशंस गलत है, ये हर टाइम बोलना शुरू कर दिया कि ये हाई कोर्ट के डिसीजन का कोई मतलब नहीं है, कोर्ट के डिसीजन आरटीआई पे बिना मतलब के हैं, कानून को नहीं पालन करते हैं, नहीं संविधान सर, को नहीं पालन सुनिए करते। सुनिए, हम लोग जो लोग आरटीआई करते हैं अभी भी, मैं खास करके मेरा बोल रहा हूँ, तो अभी तो सीआईसी में जो अपॉइंटमेंट होता है 2018 का बाद से जो हुआ है, वो तो ग्रॉस वायलेशन ऑफ सेक्शन 12(5) एक नंबर। दूसरी बात है, सीआईसी लोग क्या करता है, सो कमिश्नर लोग जो ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर उनका फेवर में आता है, मतलब पीआईओ का फेवर में जाएगा, उसको हाईलाइट करता है। माने अगर एपिलेंट अरे हाईलाइट किया नहीं, आशीष सर जी, जी सुनिए, ये वाला है। आशीष जी, हाँ आशीष जी, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 6 या 7 बार गया हूँ, और हर टाइम मेरा कंटेंशन रिजेक्ट किया गया है। तो या तो मैं आरटीआई नहीं समझता हूँ या ये लोग नहीं समझते।
नहीं अभी नहीं, आपका टाइम में मैं आरटीआई नहीं करता था, उतना हमको पता नहीं है। मैं जब से शुरू किया है उसका बाद से 2018 का बाद हम बोल रहे हैं, 2019 से आज तक का सीआईसी का हालत इतना खराब हो गया, मुझे लगता है मुझे लगता सुनता है नहीं है। मुझे लगता है शैलेश सर जो कह रहे हैं, चलिए चलिए शैलेश चलिए सर ने मेरी को बता दीजिए। 20,000 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिसमें से वो रिजर्व बैंक आरबीआई वाला भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और शैलेश सर ही बेहतर आरटीआई को समझते हैं, समझ सकते हैं, और जनता की भावना भी इससे जुड़ी हुई है। कोर्ट, तो हमें लगता है कि कोर्ट में जो बैठे हुए हमारे जज महाशय हैं वो एक्ट को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है और पढ़ते भी नहीं है। क्योंकि जो जिस तरह से बता रहे हैं कि गिरीश रामचंद्र देश पांडे वाला जो जजमेंट है, जो जिसमें इस पे प्रोविजो पे डिस्कशन नहीं हुआ और बहुत सारी चीजों को उसमें छोड़ दिया गया है, जो नियम न्याय संगत नहीं कहा जा सकता इस तरह से, तो बिल्कुल सही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो स्वयं भी उस एक्ट को या कि पूरी तरह से पढ़े नहीं थे जजमेंट देते समय, या कि इसका डिस्कशन नहीं हुआ है। तो हमें तो नहीं लगता कि शैलेश सर को जानकारी नहीं है आरटीआई की, क्योंकि आरटीआई को लेकर के इतना सब आंदोलन, और साथ में सूचना आयुक्त रहे हैं, 20,000 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हुए हैं। मतलब जो गए भी हैं कोर्ट में, वो भी आयोग के फेवर में ही आए हुए हैं। तो कोर्ट को तो ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है कि शैलेश सर आरटीआई कानून के बारे में नहीं जानते, ये तो कहने का उनके पास अधिकार ही नहीं है। हालांकि इस चीज को उनको सुनना चाहिए था कि ये जो महत्वपूर्ण पिटीशन की जो बात कर रहे हैं एसएलपी की, वो लेकर के गए थे, और वो भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस थे वहां पर, उन्होंने काउंसलर उनके थे। तो जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो भी ये बहुत एक तरह से वो है ना। तो चिंता का बात है। हम्म चिंता का बात वो है। सीधा रास्ता खोला है, जनतन मंदन में चलिए जाके बैठते देवेंद्र हैं बोरिया बिस्तर देवेंद्र लेके। अग्रवाल जी, आप भी हैं जुड़े कार्यक्रम में, आपके को भी कुछ बात रखनी है इस विषय पर? तो प्रोविजो पे जो चर्चा हो रही है, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोगों के भी विचार इसमें आमंत्रित हैं, और जो भी लोग समझ पाए हैं आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं प्रश्न। हमारे बीच में शैलेश सर हैं, बीरेन्द्र साहब भी जुड़े हुए हैं, ठक्कर साहब। आज दिवाली है, तो दीपावली के दिन तो आप लोगों को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं ही। मतलब ये महत्वपूर्ण उत्सव है, इसके साथ में कुछ ऐसे डिस्कशन हो जाएं जो कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के जेहन में इस तरह से बिंदु रहते हैं। और हमारे बीच में एक्सपर्ट मौजूद है, गांधी सर भी हैं, तो आप लोग अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं। विष्णु प्रसाद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है, विष्णु प्रसाद जी। अच्छा, प्रयास ये करिएगा कि जो टॉपिक है, टॉपिक के इर्द गिर्द ही अपन चर्चा करें, ज्यादा डाइवर्ट ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। जी। सर मेरा ये सवाल था कि आरटी एक्ट जो 7 धारा 7(1) है, मुझे वो आज तक समझ ही नहीं आ पा रहा है कि उसका मुख्य उद्देश्य है क्या, वो चाहता क्या है 7(1)। आपका क्या कहना है 7(1) में? आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ और एलाबोरेट जो करिए इसके बारे में तो हम समझ। जीवन और स्वतंत्र से संबंधित जो जानकारी होती है उसका मुख्य उद्देश्य ही समझ नहीं आ पाता। जानकारी के तहत जीवन से संबंधित की हम जानकारी के लिए धारा का उपयोग कर रहे हैं, उसे बोला जाता है कि ये आप जेल में हो क्या, या आप मर रहे हो क्या, इस प्रकार के शब्दों का चयन करके वो धारा को ऐसे ही काट दिया जाता है। तो उसमें मतलब उसका अस्तित्व ही क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। स्वतंत्रता होता क्या है उसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चलिए क्या चलिए स्वतंत्रता हो गया चलिए हमारे। हाँ हम बता देते हैं, हम बता चलिए, देते हैं नहीं नहीं, शिवम जी, आप एक मिनट। आशीष नारायण जी, आप होल्ड करिए। शैलेश सर है हमारे बीच में, वो हाँ उसको हाँ ठीक है, ठीक बेहतर है। ढंग से देखिए समझाएंगे। ऐसे किस्से मेरे सामने भी आए थे, उसको इंटरप्रेट, और इसमें इंटरप्रिटेशन का सवाल है, मैं मानता हूं। मेरा इंटरप्रिटेशन ये था कि सूचना मिलने से किसी के जान को फायदा हो सकता है, मतलब जान बच सकती है, या किसी की लिबर्टी देने की संभावना है, तो उसको लाइफ एंड लिबर्टी क्लॉज में जा सकता है। हर चीज लाइफ एंड लिबर्टी में नहीं जा सकती है, उसको 48 आवर्स में देना चाहिए। और एक केस जहां पे मैंने 50,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन भी दिया था, वो केस ऐसा था कि किसी को कुछ मेडिकल कंडीशन था, कुछ कॉम्प्रेशन था, कुछ वर्टिब्रा में, उसको अर्जेंट जरूरत थी ऑपरेशन की। तो एक अस्पताल था जिसको जमीन सरकार ने दी थी, और कंडीशन ये थी कि इकोनॉमिकली वीक लोगों को वहां पे मुफ्त में इलाज होना चाहिए। ये जनाब वहां पे गए, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं करेंगे, 85,000 रुपीज तुमको देना पड़ेगा। इसकी कंडीशन नहीं थी। वो दूसरे किधर गया,
फिर उसको कंडीशन, डॉक्टर ने बोला कि अभी तो अगर ऑपरेट नहीं किया तो पैरालिसिस हो जाएगा। ये चक्कर में 15 दिन निकल गए और जवाब नहीं मिला उसको। 15 दिन के बाद जवाब मिला कि हाँ तुम्हारा यहाँ पे उस पे हो सकता है, तब तक इसका पैरालिसिस हो गया था। इसको मैंने लाइफ एंड लिबर्टी माना था। मैंने कहा था ये इसका जवाब 48 आवर्स में देना चाहिए था, क्योंकि अगर देते और उसका ऑपरेशन होता तो शायद उसके जान माल को बच सकता था। वैसे ही अगर किसी को उठा के ले गई है पुलिस और ऐसा लगता है कि अगर सूचना मिलने से संभावना है कि उसको लिबर्टी मिले, बट दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। आई कंसीड विष्णु जी कि इसका एकदम सरल से जवाब नहीं मिलता है। मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करता था कि इमीडिएट असर होना चाहिए जान को। मतलब लोग ऐसे कहते थे कि मेरे को मेरे मार्कशीट जान माल में आना चाहिए। अब ऐसे आर्ग्यू करें तो मेरे हिसाब से उससे वो बोलते थे कि मेरा जिंदगी खराब हो गया ये मार्कशीट की वजह से। तो मार्कशीट का मुझे जवाब 48 घंटे में मिलना चाहिए था। एक जनाब ने कहा कि रास्ते के खड्डों का उन्होंने पूछा था और बोला इसको 48 आवर्स में लेना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये कैसे? बोले मैं स्कूटर चलाता हूँ, रास्ते में खड्डे होंगे तो खड्डे में मेरा स्कूटर घुस जाएगा तो मैं गिर जाऊंगा तो शायद पीछे से लॉरी मेरे को मार डालेगी। तो ये भी लाइफ एंड लिबर्टी में होना चाहिए। तो भविष्य की आशंकाओं को कुल मिलाकर के विष्णु जी समझ गए होंगे आप, शैलेश सर ने क्या कहा कि मतलब जो इमीडिएट थ्रेट समझ में आए लाइफ और लिबर्टी के लिए वो तो ठीक है, लेकिन भविष्य की आशंकाओं के आधार पर मामलों को लाइफ एंड लिबर्टी के तौर पे नहीं लिया जा सकता। कि मतलब उसका कंसेप्ट आप निकालिए कि क्या होगा इसके, ऐसा हो जाए जैसे एक चिल्ली टाइप की स्थिति निर्मित हो, शेख चिल्ली टाइप की स्थिति ना निर्मित हो, वहां पे ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा हो जाएगा तो फिर वैसा हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। एक बंदर की कहानी ऐसे बताते थे टाइम पे कि एक बंदर बैठा था, वो आम का पेड़, एक आम गिरा पेड़ से और फिर वो बोला कि आसमान गिर गया, तो वो सबको लेकर के भागने लगा इस तरह से। तो ना ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो, कुछ ऐसा हो कि जैसे पुलिस के केसेस हैं उसमें हो जाए, जैसे हमारे लोगों की प्रकरण में कुछ राहुल जी ने किया हुआ है। हालांकि हमने भी कुछ एक दो और आरटीआई इस तरह से लाइफ और लिबर्टी की लगाने का प्रयास किया था, जिसमें कुछ ऐसी जानकारी मांग ली थी, फिर वो खारिज हो गई क्योंकि वास्तव में वो नहीं आती थी उसमें। पर बहुत सारी ऐसी लगाई जो आती थी, आई तो उसमें मिली है। तो पुलिस केसेस हूँ और जिसमें वो एक हो सकता है, और दूसरा आपका मेडिकल से संबंधित केसेस यदि हो जाए तो वो हो सकता है। इस तरह से सही है, ये दो केसेस में तो हमने भी देखा है ये हो रहा है। नहीं, इसमें एक तो सुशांत जी एक सेकंड में एक तो जोड़ना चाहता हूँ आपका बात से। प्रोफेसर आचार्य साहब का एक तो ऑर्डर है, केस नंबर CIC/BS/A/2016/001238। ये 30 मार्च 2017 का उनका ऑर्डर है, जजमेंट है। तो उसमें लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो विष्णु प्रसाद जी अगर संभव हो सके एक बार इस जजमेंट को थोड़ा देख लीजिएगा तो हमको लगता है। आपके पास वो जजमेंट है तो वैसे आज हाँ शैलेश सर हैं, शैलेश सर ने उस जजमेंट के बारे में जरूर वो किया होगा, तो सर बता सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, गांधी सर को मालूम है। हाँ हम बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, केस नंबर है, आप लोग थोड़ा लिख भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। और सी सर आई और शैलेश सर आपने भी तो लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित बहुत सारे डिसीजन आपने दिए होंगे, तो जिसमें इसको एलाबोरेट आपने किसी में किया है क्या कि किस तरह के मामले होंगे? एक में ही किया है, वो मैं भेज, मुझे अभी नाम याद नहीं है। हाँ। जो मैंने 50,000 मैंने कॉम्पेंसेशन दिया था और वो लोग चैलेंज करके कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने भी बोला था नहीं सही बात है, ये कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। और दो चार मैं भी विष्णु जी और आपको व्हाट्सएप में भेज उसमें दूंगा। डिस्कस किया था मैंने डिटेल में कि लाइफ एंड लिबर्टी किसको कहता हूँ मेरे हिसाब से। जी जी। तो हाँ, हम जो बोल रहे थे जो ई वाला जजमेंट साइट करके हमको 3-4 बार लाइफ एंड लिबर्टी का अच्छा खासा मतलब रिजल्ट मिला है। ये प्रोफेसर आचार्य लुका साहब का ये जजमेंट मैंने 2 अप्रैल में जोड़ दिया था। तीन नहीं वो चार ठो केस में मैंने जोड़ा था। तो उसमें हमको एकदम तुरंत मेरा हियरिंग भी 48 आवर्स में हुआ था दिल्ली में, CIC में। और आपका रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया था, अच्छा रिजल्ट आया था।
जेन्युइन था लाइफ एंड लिबर्टी का। तो इसीलिए हम चाहते हैं पार्टिसिपेंट लोग इनको थोड़ा ख्याल रखिए, आप लोग का लाइफ एंड लिबर्टी केस में इसको जरूर आप लोग आशीष मेंशन नारायण कीजिए। जी, आप उसको शेयर कर लीजिएगा, ग्रुप में आप उसको शेयर कर लीजिएगा। ओके ठीक ओके। सर, देवेंद्र जी मेरी क्या मेरी कहना धन्यवाद। चाह रहे हैं आप? देवेंद्र जी। सभी को मेरा नंबर दिवाली भी की लिख लीजिए, शुभकामनाएं। मेरा नंबर भी लिख लीजिए, 18825 000814, 48 आशीष आवर्स लाइफ एंड लिबर्टी का। आशीष नारायण जी, ये वाला ऑर्डर लिख लीजिए सर। सर एक बार फिर रिपीट कर ओके, दीजिए। रिपीट कीजिए सर। 18825 हाँ डैश 000814। डेट सर, डेट, जजमेंट डेट सर। डेट डेट भी बताता हूँ। ये मिस्टर प्रताप कुमार जीना वर्सेस डी राम, नहीं ये तो अलग है, ये इसमें ये डेट चलिए आप गूगल में ये करके देखिएगा आशीष नारायण जी, शायद। 9 हाँ मई 2012, 9 मई 2012 का है। ये वो अच्छा नहीं है ठीक जो है, मैं जिक्र कर रहा था, वो और एक ऑर्डर होगा, अभी वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। ठीक है सर, आप जो ऑफ टाइम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देख वाला लीजिएगा। होता था। और एक पिटीशन अभी मद्रास हाई कोर्ट में लगाई थी सौरभ दास जी ने, आपको पता होगा, कोविड के दौरान 2019-20 में उनका जजमेंट आया था, जो सीआईसी को उन्होंने, और मतलब कोविड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी उन्होंने मांगी थी वो देने के लिए निर्देशित किया था। तो एक वो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है और जिसको हाई कोर्ट ने मतलब ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसको भी साइटेशन के तौर पर आप लोग यूज कर सकते हैं। सौरभ दास जी से मैं वो डिटेल लेकर के आप लोगों को शेयर कर लूंगा। हाँ देवेंद्र अग्रवाल जी बताइए। जी, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और दो सब्जेक्ट है, एक तो आज का टॉपिक और दूसरा जो भाई साहब ने कहा। तो जैसे भाई साहब ने कहा, जो लाइफ और लिबर्टी का जो इशू है, लाइफ और लिबर्टी का इशू जो है 100% परिकल्पनाओं पर नहीं टिका होता। जो अगर कोई पेशेंट्स है, किसी खतरनाक बीमारी में है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको इलाज नहीं मिल रहा है, किसी इलाज में उसको जो चीजें मिलनी चाहिए, उसको अधिकार मिलने चाहिए, उसके राइट्स कहीं वॉल्यूशन हो रहे हैं, तो वो इस चीज का उपयोग करते हुए, इस बात का उल्लेख करते हुए लगाए, तो डेफिनेटली वो इसकी लाइफ की राइट्स को क्रिएट करेगा। अगर आपकी स्वतंत्रता जेल के अंदर आप जा रहे हैं या पुलिस आपको उठा के ले गई है, आपके फैमिलियर या आप खुद जेल में या थाने में बैठ के अगर आप इस आवेदन को लगा सकते हैं, तो वहां पर आपके राइट्स जो है वहां पर ये क्रिएट होंगे। क्योंकि हमको समझना पड़ेगा क्या चीज है। जैसे कि जो चरैली जी का जो आशीष जी ने बताया, चरैली जी का ऑर्डर जो है वो भी एक बूढ़ी महिला के ऊपर था, जिसको पेंशन पर अनाज कुछ मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था। तो चरैली जी ने वो आदेश दिया। जैसे गांधी साहब ने जो आदेश दिया वो भी मेडिकल्स पर इश्यूज पर रिलेटेड था। तो ये परिकल्पनाओं पर नहीं था, ये वहां पर फिक्स था कि भाई वहां पे सामने वाले को, उसको अगर तुरंत उसके अधिकार पे उसको जानकारी नहीं मिले, तो वो डेफिनेटली वो अपने राइट से जो है वो वंचित रह जाता। इस कारण से उसको मिला। जैसे केंद्रीय विद्यालय वाला एक मामला था, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए एडमिशन हो रहा था। क्लास 1 के एडमिशन के लिए जो आरटीई के अंतर्गत में एडमिशन लिया जाना था, उसके लिए 2 दिन शेष रह गए थे और कोई इश्यूज पर जो है इश्यूज था सामने वाले एप्लीकेंट्स को, और उसकी जानकारी उसको नहीं मिल पा रही थी। तो उसने इस विषय को उल्लेख करते हुए लगाया कि भाई आरटी में क्लास 1 के लिए ही दाखिला दिया जाता है, क्लास 1 के बाद अगर ये इससे बच्चा वंचित रह जाएगा तो उसको आगे जो है बेहतर शिक्षा पाने का अधिकार नहीं रहेगा। और उसको मतलब केंद्र सीआईसी ने जो है केंद्रीय विद्यालय के संबंध में भी एक आदेश जारी किया, जिसके बाद केंद्रीय विद्यालय ने उसको भी इसके अंतर्गत ले लिया है। हालांकि मैं उस निर्णय पे बहुत ज्यादा वो नहीं टिकाऊंगा। मैं तो ये बोलूंगा कि जैसा कि गांधी साहब ने मेडिकल्स के इश्यूज पर या पुलिस मैटर्स पर है, तो वहां पर इसका उपयोग करना बेहतर है। अब रही दूसरी बात, जैसे कि जो आज का टॉपिक्स था कि डीपीडीपी एक्ट और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले इश्यूज है, जैसे हम लोगों के बीच में पहले भी कई बार बातें आ चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब पुराने ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हमारे पास कोई ग्राउंड्स नहीं रह गया है। हमको कोई नए इशू, फैक्टफुल इश्यूज को लेकर ही हम आगे लड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम कोई ऐसे मैटर्स हम ऐसे खोजें या तलाशें जिस पर डिक्लेरेशन जो है उसका जो है इंफॉर्मेशन का प्रकटन जो है बहुत ज्यादा आवश्यक हो। वो पर्सनल, बहुत ही ज्यादा पर्सनल और प्राइवेट कैटेगरी का, प्राइवेसी कैटेगरी का हो, लेकिन उसका प्रकटन बहुत जरूरी हो।
और वैसे किसी ऑर्डर को डिनाई कर दिया जाए किसी पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा, ऐसा कोई इश्यूज खोजना पड़ेगा या रेस करना पड़ेगा, या ऐसा कोई इश्यूज से अगर कोई साथी तकलीफ में है, वैसे साथी को पकड़कर इस मामले को हायर लेवल पर लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। देखिए, कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं, उस कोर्ट्स के डिसीजन में हमेशा लॉ काम नहीं करता है, हमेशा साइटेशंस काम नहीं करते हैं, हमेशा एक्ट काम नहीं करता है। कई बार जो फैक्ट्स है, जो सामने का जो करंट इश्यूज है, उसके मिलने या नहीं मिलने से किसके राइट्स का वायलेशन ज्यादा हो रहा है, और वैसा होने से समाज पर उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसको भी ध्यान रखकर कोर्ट निर्णय देती है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जो हम लेके तो जाते हैं कि पर्सनल्स के मैटर्स पर, लेकिन हम कोर्ट को हम अपने तरफ फेवर में इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वहां पर उसका उपयोग हमारे लिए दो ही चीजों पे रहता है, या तो गवर्नमेंट्स की या पब्लिक अथॉरिटीज की पारदर्शिता को मैटर्स को लेकर, या फिर वहां पर होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शंस को लेकर। तो कोर्ट जो है इन मैटर्स पे इतना ज्यादा स्मूथ हो चुकी है कि उनको अब कोर्ट में हम जाएं और बोले कि नहीं हमको पारदर्शिता की जरूरत है, भ्रष्टाचार को रोकने की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा अच्छे डिसीजंस ला पाना मुश्किल हो जाता है। वहां पे वो दूसरों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बचाए रखने को ज्यादा इफेक्टिव मानता है। कारण क्या होता है कि कोर्ट को डिसीजन इस पर नहीं देना है कि आपने भ्रष्टाचार या पारदर्शिता ले आओगे तो उससे क्या होगा, वहां पर वो एक राइट्स पर काम करने के लिए बैठी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक नेचर बन गया है कि वो राइट्स पर ज्यादा बात करती है। तो वहां पे उनको लगता है कि सामने वाले का पर्सनल इंफॉर्मेशन रोकना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं रोके तो हमारे पुराने सारे ऑर्डर्स चैलेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा कोई मैटर लेके जा पाए जिस पर सूचना देना बहुत जरूरी हो जाए, लोगों के हितों के लिए हो, तो नेचुरली हम इसको कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो मेरा मानना है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिस पर मैं काम करने की कोशिश करूंगा अगर मैं रहूंगा, तो ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको हमें इस तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है जिस तरीके से कोई प्राइवेट बॉडी पे रखा गया, प्राइवेट बॉडी के पास रखी गई कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो परिभाषा में बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसमें तो सरकार भी अपने आप को बाहर निकाल सकती है। लेकिन हम अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशंस को कुछ इस वे में लेके जा पाए, हमारा कोई आरटीआई एप्लीकेशन इस तरीके का हो कि वो इस बात को इंडिकेट करे कि वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, किसी प्राइवेट बॉडी के पास रखा हुआ कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जिस तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो ही वो हमारे लिए मीनिंगफुल होगा। दूसरी बात, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमको पर्सनल इंफॉर्मेशन की क्या लेवलाइजेशन तक हमको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमको क्या चीज मांगने का राइट्स है। हम पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डिनाई करने वाले अधिकारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का बेस बनाकर डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्ट में छूट दी गई है लिखने की, वो छूट का आधार बनाकर लिख रहे हैं, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन किस बात को डिफाइन किया गया। तीसरी बात, हम जब जानते हैं कि इस एक्ट में सेक्शन 4 में कई सारे जो स्वप्रकटन है 41B के, वो कई सारे इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो जिनको अगर हम नॉर्मल वे में मांग ले बिना उसका उल्लेख किए, तो वो तो सीधा बोल देंगे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसको हम नहीं दे सकते, जबकि वो देना सूचना जो है वो एक मैंडेटरी स्केल की सूचना है जो खुद सरकार ने मेंशन की हुई कि ये तो आपको देना ही है, ये तो आपको रखना ही है, ये तो आपको करना ही है। तो जिस चीज को एक्ट में क्लियर कट बताया हुआ है, उन इंफॉर्मेशन में कई सारे इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जिसको वो पर्सनल इंफॉर्मेशन की भांति मानते हैं। अगर हम पर्टिकुलर इस तरीके की आरटीआई का इस्तेमाल करें जिसके जरिए से हम सेक्शन 4 के उन बिंदुओं को भी जो उसमें बोला गया है उसको भी हम सूचना के अधिकार के तहत निकाल ले और पर्टिकुलर उस टाइटल के हिसाब से हम आरटीआई लगाते रहे, तो हमको उसका बेस बनाकर उसी डिपार्टमेंट में आगे बोलने में इजियर हो सकता है कि भाई जब आप इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मानकर डिनाई किए तो फिर इसको क्यों कर सकते हो। अगर उसको डिनाई करते हैं तो हमारे पास अभी कई सारे लेटेस्ट डिसीजंस आए हैं जिसमें सेक्शन 4 की भी बात आई हुई है, जिसमें मैंडेटरी जो ये जो चीजें हैं जो सेक्शन 4 की प्रकटन की उसको करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, बिना माइंड अप्लाई तो किए हम इस पे काम नहीं कर सकते। हमको अगर कोई इंफॉर्मेशन हमको मालूम है कि हमको ऐसी जरूरी है कि वो हमको चाहिए, तो पहले आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आप बिना प्लानिंग के आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते।
ये करंट पोजीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो अपने व्यूज थे मैंने इसमें रखा, और मैं इसमें और भी व्यूज दे सकता हूँ, लेकिन मतलब अगर ऐसा कोई सवाल हो किसी का तो मैं दूंगा। ठीक है, आप लोग जिनको क्वेश्चन रेज करने हैं तो हैंड रेज करके आप अपना बात पूछ सकते हैं। शैलेश सर भी हमारे बीच में कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। वीरेंद्र जी हैं ना, देवेंद्र जी हैं, और जो भी हमारे साथी हैं इनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं। और हैंड रेज जरूर करिए, क्योंकि हैंड रेज से हमें पता चलता है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि नाम कॉल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। वीरेंद्र जी, आपको कुछ जोड़ना है क्या? आप प्रेजेंटेशन वो देना चाह रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि प्रेजेंटेशन आज थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, प्रेजेंटेशन फिर किसी और दिन रख लेंगे। वीरेंद्र जी। हाँ जी, प्रेजेंटेशन रेडी है। पूरे तो नहीं, लेकिन 6-7 केस है मेरे ख्याल से। थोड़ा खास करके जो पंक्चुएशन वगैरह पर भी देवेंद्र अग्रवाल जी बोल रहे थे, तो उस पर भी एक इंटरेस्टिंग हाईकोर्ट का केस है। तो आज यदि मौका मिलता है तो आज कर लेंगे, अदरवाइज फिर किसी दिन पूरे 18 या 16 केस हाँ, डिस्कस कर सकते हैं। किसी और दिन उसको रख लेंगे। आज शैलेश सर हैं, शैलेश सर कुछ वैसे डिस्कशन के भी मूड में है कि मतलब ये जो कोर्ट के द्वारा इस तरह से निरंतर आरटीआई के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को वो करने का प्रयास किया गया है, अंडरमाइन करने का प्रयास किया गया, उन चीजों को लेकर के भी हो जाए, क्योंकि एक एक्टिविस्ट फोरम टाइप का है जिसमें लोग इस तरह से प्रश्न रखें जो चर्चाएं हों, मतलब एज एकेडमिक के तौर पे भी अपन बीच बीच में रखते हैं ऐसे जानकारी के लिए भी, लेकिन एकेडमिक्स का भी आज का थोड़ा सा वो नहीं है उतना अच्छा। हमें लग रहा है कि मुहूर्त नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर अगले दिन किसी दिन हो जाएगा। आज फ्री हैंड डिस्कशन अच्छा रहेगा। हाँ, आशीष नारायण जी, आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? और शैलेश सर से आप क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप लोग डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं, बढ़िया अच्छा डिस्कशन रख सकते हैं। नहीं, वो तो जो बात करना था तो मैंने बोल दिया एके है। सिंह जी हैं, एके सेक्शन सिंह जी हैं, झारखंड से एके सिंह जी हैं, हमें याद है एके सिंह जी हैं जो कार्यक्रम में काफी हाँ समय हाँ से जुड़े रहे हैं। और अभी हमने ये भी सुना है कि कादरी जी भी हैं साथ। कादरी जी तो बिहार से हैं, एके सिंह जी झारखंड से हैं। झारखंड में हमने ये सुना है कि अभी एक गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या एके सिंह जी, क्या इसमें आपको लग रहा है क्या वर्तमान में इसका डेवलपमेंट है, क्या चर्चाएं हो रही हैं और कब तक ये सब हो जाएगा? आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं तो एके सिंह जी। हाँ, अभी फिलहाल मीटिंग्स आयोजित हो रही हैं नियुक्ति को लेकर। तो अब देखना होगा ये सरकार कर रही है या फिर टाल रही है। विपक्ष विपक्ष के नेता का चुनाव तो हो चुका है, तो और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि नियुक्त किया जाए जल्द से जल्द। तो कार्रवाइयाँ करने पे लगी हुई है सरकार। जी जी। तो ठीक है, कहीं ना कहीं कोर्ट का जो आदेश हुआ था उसको लेकर के हलचल मची हुई है, कुल मिला के यही समझा जाए जी ना, जी है ना? जी जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के बहुत तगड़ा आदेश दिया था, जिस अंजलि भारद्वाज जी का शायद पिटीशन था, उस पर चर्चा जब हो रही थी तो। झारखंड में हो रहा है शायद। झारखंड में वो नियुक्ति के वो मूवमेंट शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। शायद मीटिंग वगैरह भी रिसेंटली कॉल करने वाले हैं झारखंड में नियुक्ति के लिए। मेरे हिसाब से तो हमें ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के लिए इंसिस्ट करना चाहिए। पहले तो एक चीज सोचिए, और ये मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि हमें करना चाहिए, वो कोई कर नहीं रहा है। सूचना के अधिकार में काम करने वाले लोगों को ये तय करना चाहिए कि कमिश्नर कैसा होना चाहिए, कमिश्नर के लिए सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आज परिस्थिति ये है हास्यास्पद कि पुलिस कांस्टेबल को भर्ती करने के लिए क्राइटेरिया है, छात्र इतना होना चाहिए, ऐसा बोल सकना चाहिए, ऐसा लिख सकना चाहिए, वगैरह वगैरह। मगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। और शैलेश सर, अभी इसका बारे सेंट्रल में इन्फो मैंने एक मिनट, गांधी जी। आशीष नारायण जी, हाँ हाँ आप ही की बात को मैं रख रहा हूँ, अभी आप ही की बात को रख रहा हूँ। जिस तरह से शुरुआत में हमने डिस्कशन किया था, आशीष हाँ नारायण जी हाँ ने एक हाँ लिस्ट बताई थी अभी अभी कुछ और संभावित जो केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है, वो बहुत ही हास्यास्पद है। वो थोड़ा सा सर आपको भी जानकारी हो गई होगी, नहीं है तो आशीष नारायण जी दो तीन उन सूचना आयुक्तों की आप बात करिए थोड़ा, शैलेश सर। हाँ हाँ, बता देते हैं। अभी अभी नियुक्ति हो गया है, लेकिन अभी तक ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, तो अगला महीना तक आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट हो गया है। एक नंबर है श्रीमती अंजलि रामालिंगम। इनका मैडम का क्वालिफिकेशन है बीई ऑनर्स इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
दूसरा है मिस्टर विनोद कुमार तिवारी। मिस्टर तिवारी का क्वालिफिकेशन है प्रोफिशिएंसी इन जर्मन लैंग्वेज, बीएससी 1982 फ्रॉम लखनऊ, एमएससी इन जियोलॉजी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, पीजी इन फॉरेस्ट्री 1988। दोनों में से कोई भी सेक्शन 12(5) का क्राइटेरिया का वो फुलफिल नहीं करता है। ये दोनों का अपॉइंटमेंट मेरा हिसाब से ग्रॉस वायोलेशन ऑफ सेक्शन 12(5) ऑफ आरटीआई एक्ट। गांधी सर, नहीं, आप इसको वायलेशन कैसे, किस बेसिस पे कह रहे हैं आशीष जी? हाँ हाँ, इस बेसिस पे कह रहा हूँ सेक्शन 12। एमिनेंट पर्सन्स, नहीं, एमिनेंट पर्सन है eminent नहीं, person। नहीं है, नहीं, खाली एमिनेंट पर्सन का सवाल है नहीं साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए हमको। सेक्शन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ आरटीआई एक्ट क्या बोल रहा है? द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science, technology, social service, management, journalism, mass media और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, वो है एक्सपीरियंस इन लॉ। दोनों का किसी का भी लॉ का बैकग्राउंड है नहीं। नहीं, आशीष जी, आप सॉरी, आप गलत तरह से पढ़ रहे हैं। एक्सपीरियंस इन वन ऑफ दीज फील्ड्स, नॉट नेसेसरली इन ऑल फील्ड्स। कोई भी आदमी ऐसा तो आदमी नहीं मिलेगा देश भर में कि जिसका सब फील्ड्स में एक्सपीरियंस हो। नहीं, सब फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं, खास करके लॉ में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इट इज रिलेटेड टू द लॉ। I completely disagree with you. That is another thing. That is different question. But what I am want to tell you point, that experience point in law is the pivotal criteria for a commissioner because the matter relates to the law. RTI Act 2005 is the law. It is not a cinema artist जाकर बैठ जाएगा कमिश्नर होके, उसको पता ही नहीं है जी, एक्ट में क्या है। एक्ट में जो लिखा है वो पढ़िए। एक्ट में जो है उसका पालन हुआ है कि नहीं, लीगली देखिए। नहीं, एक्ट का पालन नहीं हुआ सर, एक्ट का पालन नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं, ऐसा नहीं। एनीवन लिखा है, एनीवन। नहीं सर, neither they are eminent person, एनीवन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स है। please complete me. Please allow me to complete, sir. These two persons neither eminent in public life nor has had any legal background. So what is my submission, that commissioner must be at least a little bit of legal experience, legal background must have, otherwise the matter relates to the RTI Act. उनको आरटीआई एक्ट का एप्लीकेशन, अपील और कंप्लेंट को डील करना है, उनको समझना है क्या लिखा है। 2019 से लेकर 2023 तक जितना कमिश्नर था, ऐसा ऑर्डर दिया है, उसको देख के पता चलता है उनको सेक्शन 79 के बारे में कुछ पता है ये नहीं, बहुत सारे सेक्शन का पता है नहीं। तो लीगल बैकग्राउंड अगर नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है। आप एक बार बात सुनेंगे? हाँ बोलिए। एज पर एड लीगल बैकग्राउंड कंपलसरी नहीं है, इट इज जस्ट वन ऑफ द ग्राउंड्स। It is personal interpretation. Sorry sir, I disagree. Sir. Sorry sir. एक्ट में क्या लिखा है? एक्ट में क्या लिखा है? नमित शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैंने जो एक्ट में लिखा है वही बता रहा हूँ, जो एक्ट में लिखा है वही हम बताया। नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नमित शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? उसका जजमेंट फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है। कोई भी एक फील्ड में रहा वो सफिशिएंट है। देखिए, जो एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन शैलेश गांधी साहब ने कहा वो सही है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो लीगल बैकग्राउंड इज नॉट मैंडेटरी। उसमें ये लिखा है कि एनी वन, मतलब चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हो, उत्तराखंड में आईएएस ऑफिसर भी बने हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनको एक्सपर्ट माना गया है। सीआईसी शत्रुघ्न सिंह साहब का जजमेंट जब चैलेंज हुआ था, तो उसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने ये होल्ड किया था कि आईएएस ऑफिसर कैन बी बिलीव्ड टू बी एक्सपर्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट होने के नाते वो इनएलिजिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा था कि फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नमित शर्मा केस में। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बैलेंस बनाना चाहिए कि पत्रकार भी अपॉइंट हो, बाकी पब्लिक लाइफ के हो वो भी हो, और अलग अलग फील्ड से फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ होने चाहिए। तो एक्ट की जो भाषा है एनी वन, सो यू कांट रीड द एक्ट विदाउट बाय ड्रॉपिंग दैट एनी वन। तो इसलिए कोई भी एक फील्ड में है, क्योंकि ऐसा तो आदमी मिलना मुश्किल है आपको कि हर एक सब यदि लीगल से ही कर देंगे तो फिर वकील और जज ही एलिजिबल रहेंगे, फिर बाकी लोग सूचना आयोग तो बन ही नहीं पाएंगे। दैट इज नॉट से इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। उसमें उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कहना ही होगा, so far my knowledge goes, Mr. Jasabardhan Azad was not a legal person, was not a legal background. So far I know, so far my knowledge goes, but Mr. Jasabardhan Azad was an eminent commissioner in this field.
ये हम जोर से बोलना चाहता हूँ। आजाद साहब का माफी कमिश्नर, जिसका जितना मेरा जानकारी है, उनका कोई खास करके लीगल IPS ऑफिसर थे साहब। हाँ, तो उनका माफी जसवर्त महाराज, प्रोफेसर आचार्युलू, उसका बाद गांधी साहब, ऐसा कमिश्नर मिलना तो मैंने मिल सकता है, इस जमाना में भी मिल सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मिलता है लाके बैठा देता है। आशीष जी, कानून की बात कर रहे हैं, पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। पार्सल हम कानून का ही बात कर रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा उसका बात हम बोलेंगे उसका। हाँ सर, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए सर। जिसको मैं क्राइटेरिया बोल रहा हूँ, इट इज अ फार बिगर थिंग देन जस्ट दीज वर्ड्स। वो इवॉल्व करना चाहिए, वो ऐसे बैठे बैठे नहीं। मैंने कोशिश किया है, आई एम नॉट एबल टू डू इट, बट आई थिंक एन एफर्ट मस्ट बी मेड बाय वेरियस पीपल इंटरेस्टेड इन RTI टू ड्रॉ क्या होना चाहिए। हमें अच्छा कमिश्नर, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होने चाहिए, हाँ। उसको क्या पब्लिक लाइफ में उसने क्या बताया होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की तरफ कुछ काम होना चाहिए, उसका पेपर होना चाहिए, उसके कई एक्शंस होने चाहिए जो बताते हैं कि प्रो ट्रांसपेरेंसी है। उम्र में भी मेरे हिसाब से एवरेज एज ऑफ द कमीशन शुड बी यूजुअली लेस देन 60, नॉट ओवर 60। ये तो CIC तो अभी सीनियर सिटीजन क्लब बन गया है, फेवरेबल पार्किंग स्लॉट ऑफ द सीनियर सिटीजन। ये मेरी बात आशीष जी सुनिए, मुझे या आपको जवाब मालूम है जरूरी नहीं है, बट वो जवाब ढूंढना है हमें। ये जवाब ढूंढ के एंड प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से एक इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग का होना चाहिए पब्लिक के सामने, जहां पे समझ में आए कि वो क्या बोलता है, क्या समझता है, RTI को क्या समझता है, ट्रांसपेरेंसी को क्या समझता है। पब्लिक के सामने आदमी बोले, उसके बाद कमिश्नर बन के उल्टा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वैसे ही कितना डिस्पोजल करेगा, RTI समझता क्या है, RTI एप्लीकेंट क्या समझता है, ये चीजें पब्लिक इंटरव्यू होना चाहिए। बट और मैं कह रहा हूं उतना नहीं, मेरे हिसाब से इसको काफी डीप स्टडी चाहिए, जिसके लिए कोशिश करना चाहिए कि लोग बैठ के इसको इवॉल्व करें। क्राइटेरिया ये होना चाहिए, इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बिल्ट इन होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट अगर मैं बायोलॉजी में एक्सपर्ट हूं तो मैं अच्छा कमिश्नर बन सकता हूं, ये मेरी तो समझ में नहीं आया कभी आज तक। वही हमको वही कहना है। I may be an eminent actor, but how that, तो RTI की कमिश्नर को क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को क्या होना चाहिए, विमेन्स कमिश्नर को क्या होना चाहिए, ये क्राइटेरिया इवॉल्व करना जरूरी है। सिविल सोसाइटी जरूरी है, यस यस। हाँ, बाजार में जाके जो सामने मिला उसको लाके बैठा दिया, तुम बैठ जाओ, तुम तो रिटायर हो गया, कोई बात नहीं, अब बैठ जाओ, तुमको आता नहीं आता, RTI एक्ट मालूम है, खाने का चीज है, देखने का चीज है, दरकार नहीं है, तुम बैठ जाओ, 3 साल निश्चिंत है। 2023 में बैठा दिया तुमको, 2026 नवंबर तक तुम रिटायर हो जाओगे, पेंशन मिलेगा, 3 साल बंगला में रहो, आराम करो, कोई बात नहीं, कुछ भी ऑर्डर दे दो चलेगा, ऐसा लाके बैठा दिया। अब हमको समझाइए सर, मैडम रामलिंगम, नहीं सर, एक सेकंड, मैं एक सेकंड आपसे मांग रहा हूँ, एक सेकंड। मैडम रामलिंगम इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियर, बस, और कुछ नहीं है। वो कमिश्नर, वो RTI एक्ट का पता ही नहीं है उसको, ये क्या है, खाने का चीज है ना देखने का चीज है, वो क्या ऑर्डर देगा। हम तो 3 साल जाएंगे नहीं CIC में। आशीष जी ऐसे एग्जाम्पल जवाब देंगे, एक देश की सुप्रीम कोर्ट है जो RTI एक्ट को पूरा कोर्ट भी नहीं करता है। वो तो समस्या है, हम तो समर्थन नहीं किया सर। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट को पूरा कोर्ट नहीं करता है। वो तो हम मानते हैं समस्या है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वहां गलती हुआ बोलकर हम सब जगह गलती ही करते रहे हैं। तो हमको तो लगता है इससे अच्छा कमिश्नर मैं बनूंगा। अगर हम हिंदी पढ़ना आता ना हमको, हिंदी अगर हम पढ़ लेता तो हम इससे बढ़िया कमिश्नर बनता। नहीं, मेरे हिसाब से क्राइटेरिया इवॉल्व करना चाहिए, प्रोसेस इवॉल्व करना चाहिए, इस पे काफी चर्चा होनी चाहिए, एंड ओवर अ टाइम प्रोसेस शुड बी इवॉल्व, उसका कोई मूल्यांकन होना चाहिए एवरी 2 और 3 मंथ। इसका ऊपर एक दिन टॉपिक रखिए, प्रोग्राम क्या क्या क्राइटेरिया है, हम आपको पूरा डिटेल बता दूंगा क्या क्या होना चाहिए। गुड आइडिया।
इसको काइंडली रखिए। शिवानंद जी आप भी रखिए, आपका पास भी रिक्वेस्ट है। गांधी साहब, ठक्कर साहब से प्रोग्राम करके एक दिन रखिए, इसका पूरा इसी टॉपिक के ऊपर रखिए। मैंने पूरा किताब भर दूंगा आपका, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये सब कहाँ कहाँ से उठा के ले आकर बैठा देता है। हमको मास्टर डिग्री वाला आदमी नहीं चाहिए, हमको हायर सेकेंडरी पास वाला आदमी चलेगा, लेकिन उसका आरटीआई एक्ट और कानून का बारे में सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। ऐसा आदमी चाहिए हमको। हमको डिग्री देख के फायदा क्या है? अगर डिग्री के देख के ये बताया जाए कि आदमी एडुकेटेड है, इलिटरेट है, तो शेक्सपियर तो इलिटरेट था, उसका पास कोई भी डिग्री नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर इलिटरेट था, उसका पास माध्यमिक स्कूल पास का कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था। डिग्री तो दूर की बात है। मेरा कहने का मतलब इतना है, एफिशिएंट पर्सन मस्ट होल्ड द पोजीशन ऑफ कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। थैंक यू सर। देखिए आशीष जी, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए थे। अगर हम इसको एक्ट को पढ़े ना तो बहुत सुंदर सा है, कहीं कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है। हाँ, प्रोसीजर पार्ट इसका क्लियर नहीं है, ये मैं इसको बिल्कुल बोलूंगा कि प्रोसीजर पार्ट क्लियर नहीं है सिलेक्शन का, बट एक्ट एकदम क्लियर है। आप जो वहां पे पढ़ रहे हो उसको एक साथ जो मिला के पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सेल बी के बाद जो आपका है पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, पहला वर्ड सिर्फ इतना ही रखिए, पहला वर्ड सिर्फ इतना ही रखिए कि पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, ये सबसे मस्ट है। उसके बाद में लिखा है कि विथ वाइड नॉलेज ऑफ फलाना फलाना 50 जितने भी फील्ड्स हैं। तो जो एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ है, मतलब वो पब्लिक मतलब एक सार्वजनिक जीवन में या लोक लाइफ में वो एक गौरव होना चाहिए, एक महान व्यक्ति होना चाहिए, या एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए, या लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या लोगों की पसंद का व्यक्ति होना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूमिका है जो नहीं हो रही है। हमारा चैलेंज इस विषय पर होना चाहिए कि वो जो पर्सन है जिसका सिलेक्शन हो रहा है वो एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ कैसे है। हमारा चैलेंज ये नहीं होना चाहिए कि उसकी जो डिग्री है या उसका जो वाइड नॉलेज है वो किस फील्ड में है, उसकी समझने की क्षमता कितनी अच्छी है, लोगों की बातों को कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहा है, वो लोगों के लिए कितना सुटेबल है, कितने जल्दी इजियर है, उनके साथ कंफर्टेबल है। इस पर मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और ये मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि जो आदमी सैलरी लेता है किसी काम को करने के लिए, वो पब्लिक लाइफ में एमिनेंस व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। मेरा अगर मेरे से अगर कोई सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन लेगा तो मैं सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन सबसे पहले यही दूंगा। दूसरा ऑब्जेक्शन दूंगा कि वो एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ कैसे है, मेरे को समझाया जाए। मतलब जब वो हमारा गौरव ही नहीं है। अब कोई सरकारी ऑफिसर है, वो कोई जज रहा हो, वकील रहा हो, कुछ भी रहा हो, उसका अच्छा नॉलेज हो सकता है उस फील्ड में, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसका अच्छा नॉलेज हो सकता है, वो एक अच्छा टेक्नीशियन हो सकता है, वो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, एक अच्छा कोई भी किसी भी फील्ड का हो, वो अच्छी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। लेकिन वो समाज में या सामाजिक जीवन में किस तरीके से वो गौरव है, लोगों की पसंद है, किस तरीके से वो बेहतर व्यक्ति है, किस तरीके से उसमें ऐसे कौन से महानता वाली बातें हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस बात पर हमको चैलेंज करना चाहिए। रही बात कोई सूचना आयुक्त अगर बैठ जाते हैं, गलत बैठ जाते हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजंस किए हुए हैं। सेक्शन 14(3) में 17(3) में बताया हुआ है कि कैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास उसके लिए आप शिकायत दे सकते हैं। अब देखिए, अब किसी आदमी को आप 3 साल या 5 साल के लिए ला रहे हैं, वो बात अलग है कि आप उस विषय पर लड़ते रहे तो कुछ चीजें उस समय तक तो उस अपना लाइफ निकाल लेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे की चीजें सुधर जाए। लेकिन हम लड़ते नहीं है, हम उसको चैलेंज करते नहीं है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है। तो इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। और देवेंद्र जी, मैं यही समझाया था, मैंने यही बोला था आपको, हम यही बोला था। आप समझिए आपका बात। बच सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए वो लोग अच्छे हैं जो लोग पारदर्शिता को रोकते हैं, जो लोग उनको सेलेक्ट करते हैं, उनके लिए आप अच्छे आदमी कभी हो ही नहीं सकते सर। आप हमारे लिए अच्छे आदमी हो सकते हैं, उनके लिए अच्छे आदमी नहीं हो सकते। जो चुन रहा है, जो चुन रहा है, उनके लिए जिस दिन अच्छे आदमी बनोगे तो शायद आप सूचना आयुक्त होते। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। हम वही बोल रहे हैं जी, इन लोग का ऐसा है कि अगर संभव हो सके मुख्तार अंसारी, यूपी का मुख्तार अंसारी को कमीशन बना दे, अभी जेल में है। मेरी बात को आप ध्यान रखें आशीष जी, कि 2 बातों को ज्यादा कोशिश करें कि ये समझने की करे कि वो पब्लिक लाइफ में कैसे गौरव है, हमारी पसंद का व्यक्ति है, महान व्यक्ति है। ये नहीं एमिनेंट पर्सन है ही नहीं, दोनों में कोई। अगर हमको चैलेंज करना है तो हमारा इशू ये होना चाहिए जिस पर हमको रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, एकदम बिल्कुल ये होना चाहिए
कि जो बिल्कुल। पब्लिक सर्वेंट के बेस पे रहा है या गवर्नमेंट सर्वेंट के बेस पे रहा है, जो सैलरी लेकर कोई काम किया है, जिस काम को करने के लिए वो गवर्नमेंट से पैसे लेते रहा है, तो वो एमिनेंट पर्सन कैसे होता है? अपने अपने उसमें वाइड नॉलेज वाला तो हो सकता है, लेकिन एमिनेंस व्यक्ति कैसे हो सकता है? इस बात पर हमारा ये 2 पॉइंट को अगर हम पकड़ के हम चैलेंज करेंगे तो हमको एक अच्छा सूचना रिजल्ट मिल सकता है। हाँ, मैं वही वही बोल रहा था, वही समझाने का कोशिश किया था कि एमिनेंट पर्सन कहाँ से हो गया है, ना क्वालिफिकेशन से कंप्लीट ये आ रहा है, टैली हो रहा है, अभी भी ना लॉ को एमिनेंट पढ़े पर्सन है। 2-3 टुकड़े करके पढ़े, वो एक साथ मत पढ़े, एक साथ पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगा। नहीं, मैं आप जो बोले हैं मैं वही बोलने का समझाने का कोशिश किया था, वही होना चाहिए। जो मेरा नॉलेज में तो नहीं आ रहा है एमिनेंट पर्सन है, इसको किस लिए लाया गया है, किस कारण से अपॉइंटमेंट हुआ है, आपको ये बताओ। काय के लिए इन लोग का जो फैसिलिटी होगा, इन लोग का जो सैलरी होगा, ये हम लोग का टैक्स पेयर का पैसा से होगा। हम लोग पूछ सकते हैं, हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी हम लोग है, टैक्स हम लोग का जेब से जाएगा। वो हमको बताओ कहाँ से लाया, इसको कहाँ लाया? आशीष जी, हम लोग जब उसको रनिंग में पढ़ते हैं तो 99% लोग यही मानते हैं कि वो लॉ के फील्ड में एमिनेंस पर्सन हो, वो पत्रकारिता के बीच में एमिनेंस पर्सन हो, जबकि ऐसा नहीं है। वो वहां पे बोल रहा है 2 बातें हो, पब्लिक लाइफ में एमिनेंस पर्सन हो और वो अपने फील्ड में एक वाइड नॉलेज। पब्लिक लाइफ में एमिनेंट पर्सन हो विथ नॉलेज ऑफ सच थिंग। जाति सर, मैं सही कह रहा हूँ? सही बात है, सही बात नहीं। मैं एक्चुअली समझता हूँ कि ये सिर्फ ऐसी चर्चा नहीं, इट शुड इवॉल्व, इंटेंस डिस्कशन होनी चाहिए, इस पे बहुत सोच विचार करना चाहिए एंड क्राइटेरिया इवॉल्व होना चाहिए बहुत सारे। जैसे हाँ। हम कहें ट्रांसपेरेंसी के लिए लगाओ, तो कैसे लगाओ? या तो लिखा है या एक्शन लिया है, या कभी ह्यूमन राइट्स के लिए कभी लड़े हैं, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड कहीं पे। एंड मैं तो ये समझता हूँ कि इंटरव्यू, पब्लिक इंटरव्यू इज अ मस्ट, क्योंकि आदमी बोले तो सही। मुझे बड़ी हंसी आती है, कोर्ट्स में अपने चल रहा है ये आर्गुमेंट, और एक्टिविस्ट उसमें इन्वॉल्व है कि सब वैकेंसी भर दो। 11 वैकेंसी है कमिश्नर्स की। आई फाइंड इट लाफेबल। ये 11 वैकेंसी का कहां से आ गया? 11 पोजीशंस भरे जा सकते हैं, ऐसा कानून में प्रावधान है। फॉर अरुणाचल प्रदेश इट बी सिली, और पंजाब इट इज सिली टू हैव 11 कमिश्नर्स, बट वहां पे 11 कमिश्नर्स है। कमिश्नर क्या करेगा इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। कितना डिस्पोज करेगा कोई चर्चा नहीं है, कितना करना चाहिए कोई चर्चा नहीं है। वैकेंसीज भरना चाहिए, 11 लोग होने चाहिए, तो ठीक है। इसीलिए मैंने एक प्रपोजल रखा था, आरटीआई एक्ट शुड बी अमेंडेड। इसके लिए एक डिस्कशन होना चाहिए हम लोग का ग्रुप में, एक मीटिंग में इसको हाँ, इसको डिस्कशन होना चाहिए। मैंने शिवानंद जी को एक बार प्रपोजल दिया था, डिस्कस कीजिए। आशीष जी डिस्कस हाँ जरूर सर। करें, मगर इसके पीछे मेरे जैसे लोग जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो भी अमेंडमेंट करेंगे कानून का, वो कानून के विरुद्ध होगा। एवरीबडी इन पावर डिसलाइक्स आरटीआई। ये बात सही है, 100%। बेस्ट इज टू फाइट विद द एक्ट एज इट इज। ये डीपीडीपी बिल ने बाजा बजा दिया है। डोंट ट्राई एंड होप फॉर गुड अमेंडमेंट्स। गुड अमेंडमेंट्स नहीं होएगा ये एक्ट में। ये बहुत तकदीर वाला बात था कि 2005 में मिल गया। हाँ, इसके लिए हम लोग को डिस्कस करना है। एक तो संडे रखिए। अब शिवानंद जी को हम रिक्वेस्ट किया था, इसको लेके गांधी साहब भी रहेंगे, आत्मजीत साहब भी रहेंगे, ठक्कर साहब भी रहेंगे, हम लोग सब कोई रहेंगे, डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें डीपीडीपी बिल आएगा, आरटीआई एक्ट का आएगा, क्या क्या करना चाहिए। आप लोग है, आप लोग मार्गदर्शन दीजिएगा हम लोग को, खास करके आपको तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या इसका एकदम मतलब फ्रॉम द बर्थ ऑफ आरटीआई एक्ट, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ आरटीआई एक्ट, तो इसलिए आपको तो चाहिए, 100% चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला था करना चाहिए इस पे कोशिश। हम लोग तो चलेंगे आप लोग का मार्गदर्शन पे। हाँ, हम लोग तो चलेंगे आप लोग का मार्गदर्शन पे, जहाँ ये करना चाहिए हम लोग ओपिनियन देंगे कि हमको नजर में ये गलत लग रहा है, इसी कारण लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि हमको लग रहा है ये। इसका बाद इतना डिस्कशन हुआ है, सेक्शन 12(5) को वायलेशन हुआ। मैंने पहले बोला, मीटिंग शुरू का टाइम है तब आप नहीं थे, हम पहले बोला ये अपॉइंटमेंट इलीगल है, इसको इमीडिएट रिपील करना चाहिए, इसको कैंसिल करना चाहिए, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, मेरा समझ में ही आया था। उसका बाद इतना डिस्कशन हुआ, हमको भी कुछ नॉलेज मिला इससे,
ठक्कर साहब बोले, आप बोले, देवेंद्र जी बोले, सब कोई बोले, नॉलेज मिला। इसीलिए मैंने बोला था ये एक तो पूरा टाइम रखिए, संडे रखिए इसका ऊपर डिस्कशन करने के लिए, जैसे आप लोग का सुविधा हो। जिस संडे में आप लोग फ्री रहते हैं, एकदम पूरा तैयार होकर हम लोग बैठेंगे। 2-3 दिन पहले इसका टॉपिक दे दीजिएगा, सब कोई पढ़ के आएगा, घर से होम टास्क करके आएगा, बैठेंगे, तब अच्छा होगा, सब कुछ निकलेगा। उसका बाद हम लोग उसी मार्गदर्शन में चलेंगे। हम लोग एवरी संडे बैठते हैं तो कुछ पाने के लिए ना बैठते हैं, कुछ जानने के लिए बैठते हैं। ऐसे टाइम पास का बात तो है नहीं ये, हम तो जितना समझते हैं सर। ओके सर। शिवानंद जी को नींद आ गई लगती है। शिवानंद भैया हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो तो गुरु जी है। सिमरन जी कहाँ गए? सो गए। शिवानंद जी ने दिवाली के दिन भी मीट ऑर्गेनाइज कर दी और ब्रेक नहीं होने दिया, ये सबसे कॉमेडेबल बात है। नहीं, खुद ब्रेक ले लिया है, खुद ब्रेक लेके चला जब मिठाई खाने के लिए। एक चीज है कि अभी अगर हमको कुछ भी करना है तो हमको एक ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा, और बहुत दिन से हम लगातार टाल रहे हैं। 2-3 साल हो गया है कि ऑर्गेनाइज अपने आप को नहीं कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइज तो हम हैं, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइज जो हम एक लेवलाइजेशन के हिसाब से करना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, जिसमें अच्छे से एक प्रॉपर फंडिंग वगैरह क्रिएट करके अच्छे से हम इस पे लड़ सके इन मुद्दों पे। क्योंकि कोई भी आदमी पर्सनल लेवल पर लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, और पर्सनल हाँ। लेवल पर लड़ भी नहीं पाया है। देवेंद्र जी, 1.5 साल पहले शिवानंद जी को मैंने 1.5 साल पहले प्रपोजल दिया था। आप पूछिए, मेरे सामने पूछिए, कई बार आप बातें पूछिए मेरे सामने। शिवानंद जी का कहना गलत नहीं है। शिवानंद जी का भी अपना जो मानना है वो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके की मनी से रिलेटेड नहीं है। आज जितने भी अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें किसी के 1 रुपए भी जेब से नहीं लिए जाते हैं। हम लोग अपने अपने लेवल से अपने अपने तरीके से लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। लेकिन अब वो समय अब हम पीछे छोड़ चुके हैं। अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को मॉडरेट नहीं करेंगे, हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एडवांस नहीं लाएंगे अपने आप में, तो हम अपनी लड़ाइयों को आगे नहीं लड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे हमको मालूम है कि गांधी जी हमारे बीच में सिर्फ हमारे लिए एक संरक्षक की भूमिका में है, हमारे बीच में हमारे गाइडेंस है, हमारे लिए एक आइडियल है। तो इसी तरीके बस उनकी जैसे छवि है, तो हमारी छवि ही उनकी चाहिए हमको उनका वही चाहिए। और कुछ शिवानंद भाई इसमें आगे बढ़ के इसको ऑर्गेनाइज लेवल पर, इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि आज के डेट में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखती है जो पर्टिकुलर आरटीआई एक्ट को बचाने के लिए लॉ लेवल पर, चाहे आयोग के लेवल पर हो चाहे कोर्ट के लेवल पर हो, पर्टिकुलर उसी लेवल पर लड़ाई लड़ रही हो। तो पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर हमको जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और लड़ाई चालू करनी पड़ेगी। कोई भी पर्सन जो है अकेले अकेले नहीं लड़ पाएगा, ये तय हो चुका है कि हम 2-2.5 साल में इस बात को सबने समझ लिया अच्छे से। तो कहीं देखिए देवेंद्र जी, अगर मान लीजिए आप जंतर मंतर में एक क्या बोलता है, गुमटी लगा के बैठिएगा धरना पे, उसमें भी पैसा लगेगा सर। देखिए उसमें आप पैसा लगेगा, बिना पैसा पे कुछ नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, मैंने यही प्रपोजल दिया था, आप सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कीजिएगा। लोगों को ट्रेन की टिकट बना के नहीं दोगे, उनके रुकने की व्यवस्था करके नहीं दोगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं दोगे, मतलब आप एक पूरा पार्टी का प्रोग्राम नहीं दोगे, जब तक तो लोग नहीं आने वाले, कोई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हम लोग तो देने के लिए तो राजी है, तो किसी को देखिए, करने के लिए तैयार नहीं है। चलो समय तो ये सोच के दे देगा, चलो यार थोड़ा सा मूड बदल के आते, नहीं वो सब करने से काम नहीं होगा। ऐसे तो कोई नहीं आने वाला। तो इन सब के लिए चाहिए और पैसे। हाँ, ये लोग सोचना चाहिए अभी, काय के लिए आप PIL फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में, आपको पैसा लगेगा, कम से कम कोर्ट फी तो देना होगा। हम मान लेते हैं एडवोकेट फोकट में कर देगा, कोई भी एडवोकेट नहीं, मान लो एडवोकेट मान लेते हैं, कर रहा, आप फोकट में नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन का वे लोगे, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करोगे, कहीं ना कहीं आपके पास जब हाथ में पावर रहेगा, पैसा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है लोग सीरियसली उस पर काम करने लगेंगे। नहीं भाई, ये एजेंडे के हिसाब से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। वही हम बोला था शिवान जी के, इसको बारे में थोड़ा सोचिए, काय के लिए हम लोग को कोई पोटेंशियल रिजल्ट लाना है। कुछ है अनदर क्या है, हम धीरे धीरे जो है कमजोर और होते जा रहे हैं, और अपने आप को हम खुद कमजोर बना रहे हैं। कहीं ना कहीं वही बात खुद बनाना पड़ेगा। वही बात है।
करूंगा, आज दिवाली का शुभ दिन है, इस पर निर्णय ले शिवानंद भाई। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि वो हमारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहे या बिना कहे वो हमारे लीडर है, तो उनको जो है आगे आके इस पे जब तक वो हामी नहीं भरेंगे, जब तक ये चीज नहीं होगी, उनको इस हाँ पर लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, शिवानंद जी तो एकदम एस्टेब्लिश लीडर है, इसमें कोई कि हमारा सवाल ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। होगा, कंडीशंस ये होगा, पैटर्न ये होगा, काम करने का प्रोसीजर ये होगा, तो उसको तय करें, हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ वही तो, हम 1.5 साल पहले प्रपोजल दिया था, तो ठीक है, देखिए अभी अब देर में भी होता है तो ठीक है। अगर बोले शिवानंद भाई इस पर तो अच्छा लगेगा। हाँ शिवानंद जी का क्या राय है, देखते हैं। शायद शिवानंद शिवानंद भाई, जी, सर आपका कोई इसमें गाइडेंस हो कि मेरी बात अगर आपको सही लगे तो। गांधी सर। ये बात सही है, इसको किस तरह से करना चाहिए ये काफी कठिन है, इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट अगर ईमानदारी से किया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट थिंकिंग कि पहले जो हमने बोल दिया वही सही है, अलग अलग विचारों को जमा करके अगर करें एंड कुछ ऐसी तरीका ढूंढे जिसमें इंडिपेंडेंस भी रहे एंड येट लिंक भी रहे, वी नीड नॉट एग्री ऑन एवरीथिंग, एंड ऐसे हर चीज में एग्रीमेंट मिलना ये भी मुश्किल है, ये फिर पॉलिटिकल पार्टी जैसा बन जाता है, आम आदमी पार्टी बन जाता है। क्या है उसमें वर्किंग कमेटी और ओपन कमेटी में दोनों में अंतर रखना पड़ेगा। वर्किंग कमेटीज के जो मेंबर हैं उनको तो सीरियसली काम करना ही चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं एक सर्वमान्य तरीके से चीजें बनती है तो बहुत अच्छी होती है, और सब अगर उसमें दिल से अभी क्या है कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है, अब जो है लोग सीरियस लेना बंद करते जा रहे हैं आरटीआई को, क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि कोई भी सही पैटर्न पे इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है, उसको आगे लाना पड़ेगा, हमको हमको किसी ना किसी को अपना लीडर बनाना पड़ेगा, जिसपे हमको सभी लोग जिसमें बिना किसी झंझट के सब उसको सर्वमान्य तरीके से मान ले। तो जब हम किसी को लीडर मान लेंगे ना, तभी जाके ये चीजें होंगी, और हम तो बोल रहे हैं कि हमारे लिए अगर शिवानंद भाई आगे आते हैं तो इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसी पे सोच विचार होना चाहिए एंड वी शुड ट्राई एंड सी इफ वी कैन इवॉल्व समथिंग, आई एम नॉट सेइंग अगला संडे इसी का ऊपर हम लोग मीटिंग रखते हैं। चलिए गांधी सर, आपका क्या राय है? नहीं, ये मेरे हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए, हमारे को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सोल्यूशन है, मुझे नहीं भी ये नहीं, नहीं लगता मेरे पास सोल्यूशन है, मगर हम मिलके ओवर अ हाँ पीरियड ऑफ टाइम 1 महीना 2 महीना 3 महीने में अगर इवॉल्व कर सके बहुत ईमानदारी से, हाँ तो लीडर वाले चक्कर में भी आम आदमी पार्टी बन जाती है, जैसे मैंने अर्ज किया। नहीं नहीं, हम लोग का तो मुख्यमंत्री होने का कोई इच्छा नहीं है। नहीं, अरे भाई वो देखिए, मेरे दोस्त अरविंद केजरीवाल भी जब शुरू हुए तो बोलते थे हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें कोई पावर नहीं चाहिए, तो वो फिर सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं। नहीं मैं सबको जब कमिश्नर बना मैं जब कमिश्नर बना तो अरविंद केजरीवाल ने बोला तुम सैलरी भी मत लो, घर भी मत लो, कुछ भी मत लो, तो एक घड़ी तो मुझे भी अच्छा आइडिया लगा, बट 10 दिन मैं दिल्ली जाके रहा तो यहाँ पर दाल आटे का समझ में आ गया, मैंने बोला ये नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम मैं करूंगा या ये फकीरगिरी करते बैठूंगा, किसी के घर पे जाके मैं रहूं, किसी के घर पे खाना खाऊं, ये तो नहीं हो सकता है। ना ना, वो गलत बात है। अनिल कपूर भी ऐसे ही बोलता है, तो परेश रावल जाके उसको समझाता है कि जब तक आप खुद इस पे नहीं करोगे नहीं चलेगा। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी उसी नक्शे कदम पर ही चल रहे हो, और ऐसा नहीं कि अब 45 करोड़ रुपए का शीश महल बना दिया। हाँ सर कुछ सच भी होता है, कुछ हल्ला भी होता है, दोनों नहीं नहीं, मैं एक ही कह रहा हूं कि हमें मिलके सोचने का तय करना चाहिए, एंड इट्स ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। नहीं, हम लोग को सर हमारा कहना है कि हम लोग का तो एक स्पेसिफिक टारगेट है, आरटीआई एक्ट को सशक्त करना है, मोर पावरफुल करना है, हम लोग का और कुछ नहीं है। ये जब हो जाएगा हम लोग का जैसा मीटिंग चलता है चलेगा, कोई बात नहीं, इसमें तो दूसरा कोई मुद्दा हम लोग का है नहीं जे इसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। खाली खाली एक ही इशू है, हमारा आरटीआई एक्ट को लौटा दो, सीधी बात है।
2005 का जो आरटीआई एक्ट था उसको उसी हिसाब से हमको चाहिए। और जितना भी मर्जी कानून बनाओ कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नीचे आरटीआई एक्ट, उसका नीचे बाकी दुनिया भर का कानून लाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही हम लोग का कहना है और कुछ नहीं। इसको लेकर लड़ाई है, जिस दिन हम लोग मकसद में पहुंच जाएंगे लड़ाई खत्म हो जाएगा। अभी सीरियसनेस बस ये नहीं है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं है और हमको काम करना कैसे है और कौन करेगा। आज मान लीजिए कि कोई आके मीटिंग के बीच में कोई अच्छा सा कोई अपना ओपिनियन रखता है या पक्ष रखता है, तो होगा ये कि उसी को काम दे दिया जाएगा कि आप इस पे करें। या मान लीजिए कि कोई आदमी अगर कोई एक अच्छी योजना बता दे तो वो बोलेंगे कि एक काम करिए, आप ही ड्राफ्टिंग बना के लाके दीजिए, आप ही ये करके दीजिए। कारण क्या है कि इससे भी लोग जो है पीछे भागते हैं। मैं देखा हूं, मेरा नॉलेज में ऐसी बातें, आज मैं आशीष जी अगर कुछ अच्छा करें मैं उनको काम 4-5 बार बोल दूंगा कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टाइम के बाद मना करेंगे ही करेंगे। ऐसी कंडीशंस में आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ऑर्गेनाइज लेवल पर फाइनेंशियली मजबूत बनाना पड़ेगा और अपने काम को करवाएंगे। उस समय लोग सीरियस भी लेंगे कि नहीं भाई अभी हम सीरियस हैं, तो जो हमारी यूनिटी है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और क्योंकि आज दिवाली का समय है, देरी हो रही है और मेरे ख्याल से आज मीटिंग जल्दी क्लोज भी करना चाहिए। बाकी शिवानंद भाई अभी है नहीं, तो मैं उनके तरफ से अगर किसी का कोई बहुत जरूरी विषय ना हो, कोई बात नहीं रखना चाहता हो, 2 मिनट 5 मिनट बस सब रुके और बस फाइनली किसी का कोई बहुत जरूरी विषय कोई बात रखना चाह रहा हो तो रखें, तो उसके बाद फिर मीटिंग। देवानंद जी आप एक तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप शिवानंद जी से बाद में बात कर लीजिएगा फोन में, उनको बोलिएगा नेक्स्ट डे का टॉपिक काइंडली इसी का विषय के ऊपर रखिएगा जो आज डिस्कस हुआ है, इसको डिटेल में आप बोल दीजिएगा उनको। और टॉपिक कम से कम थर्सडे को ग्रुप में दे देने के लिए, वो सैटरडे रात को देता है, रात 9 बजे 10 बजे देता है। मेरी तरफ से सबको दिवाली मुबारक हो। जी सर, हाँ आपको कहीं 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 प्रकाश दिखाई दे ये अंधेरे में। ना दिखाई देगा सर, पक्का। आप अंधेरा आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। कीजिए। हमारे नहीं बीच में नहीं सूरज की रोशनी हमेशा बनी हुई है, इसलिए हमको अंधेरे से डर नहीं लगता है सर। मेरी तरफ से भी सबको दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ आपको भी सर, आपके द्वारा भी हमको हमेशा रोशनी मिलती रहती है ज्ञान की। आप सर मार्गदर्शन देते रहिए, हम लोग प्रकाश में चला जाएंगे। कहीं ना कहीं आप हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत खोजते हैं, बहुत सर्च करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर विषय पर हम वो रहे, लेकिन आपका पढ़ने का, समझने का, जानने की जो उत्सुकता है उसको सत सत प्रणाम सर। और धन्यवाद। मैं अपने आप को भी अपडेट करते रहता हूँ और मेरा यही प्रयास रहता है कि देखो दूसरों की मदद करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा अपना नॉलेज अपडेट होता है, हमारा अपना जो एक्सेलेंस है वो बढ़ते जाता है। ये सब दूसरों की मदद करने का हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन से हमको बहुत ग्राउंड फील्ड में हमको बहुत सा रिजल्ट मिला है सर, मैं विश्वास बोल रहा हूँ। आपका मार्गदर्शन से हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आपको मैंने बोला था 2-3 हफ्ता पहले। आपका कानून का जो एक्सप्लेनेशन आप मीटिंग में देते हैं उसको मैंने ग्राउंड में यूटिलाइज करता हूँ, ऐसा बात नहीं है, और उससे हमको अच्छा खासा रिजल्ट मिला है, बहुत बार मिला है। थैंक यू सर। तो अगर शिवानंद भाई अगर अपने वहां से वो कर रहे हो तो सभी को शुभकामनाएं करते हुए उसको क्लोज करें मीटिंग को। ठीक है, ओके। किसी का कोई प्रश्न ना हो तो मीटिंग क्लोज कर देते। हाँ, अभी शिवानंद भाई कहीं ना कहीं जो है व्यस्त होंगे, तभी वो हाँ, नहीं मिठाई खाने गया, दिवाली में मिठाई खाने गया। हम लोग को ले जाने से तो हिस्सा देना होगा ना, इसलिए चुपचाप भाग गया। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी को, नमस्कार। नमस्कार। आमिर
हेलो, वीरेंद्र कुमार जी सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी आवाज आ रही है?
हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं थोड़ा सा डिस्कशन में सम्मिलित नहीं हो पाया था, क्योंकि ये हाँ, कि नहीं वो हम मीटिंग क्लोज कर दी देवेंद्र भाई ने। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो इसको हाँ फिर हाँ, इसको कंक्लूड करते हैं। इसको कंक्लूड कर दें, है ना। चलिए, बहुत बहुत हाँ जी, हाँ धन्यवाद। जी, आज जो नमस्ते, था, धन्यवाद। मैं बहुत इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया, क्योंकि आज का थोड़ा सा यहाँ पे माहौल टेम्पल एरिया का कुछ लोग बहुत सारे आए हुए थे, हाँ, क्योंकि मैं समझ गया था कहीं आप व्यस्त होंगे, हाँ, फिर भी। नहीं, फिर भी हाँ आप लोग रहते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं रहती, आप लोग हाँ, उस नहीं हम कंडक्ट कर लेते हैं आपकी आपसे, देवेंद्र भाई और मैं। जी ओके, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिर अगले संडे को फिर मिलते हैं जी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।